क्या लाइव लाइव है? चलो, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोगों का मजे से चल रहा होगा। चलो, तो हम लोग जो है पिछले क्लास जो है केमिस्ट्री का, क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म किए थे। प्रैक्टिकल के थ्रू से हम लोग पढ़े थे, सब डिटेल से छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसिड बेस्ड सॉल्ट के बारे में। टॉपिक हमारा क्या होगा? एसिड बेस्ड सॉल्ट होगा। चलो, बहुत अच्छा, तो स्टार्ट किया जाए एसिड बेस्ड सॉल्ट। देखो क्या है एसिड बेस्ड सॉल्ट। एसिड बेस्ड सॉल्ट में हम लोग जूनियर क्लास में बहुत सारा कंसेप्ट पढ़े थे, लेकिन वहां तक जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, वो उतना ज्यादा इनफ नहीं था हम लोगों के लिए। हम लोग अब इसको डिटेल में बात करेंगे। थ्योरी क्या होता है एसिड का, बेस का क्या थ्योरी होता है, हम लोग बात करेंगे अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या होता है, ये सब हम लोग थ्योरी के साथ हम लोग डिस्कस इस चैप्टर में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है टॉपिक हमारा? एसिड बेस और सॉल्ट। चलो ठीक है, तो एसिड की बात करते हैं। एसिड क्या होता है? अगर हम लोग जूनियर क्लास के कंसेप्ट को उठाएं, क्लास 7 वाला कंसेप्ट, 8 वाला कंसेप्ट को उठाएं, तो एसिड में बस ये कहा गया था कि जिसका टेस्ट सावर रहेगा, जिसका टेस्ट सावर टेस्ट रहेगा, उसको एसिड कहते हैं। जो चीज हम लोग को खट्टा लगेगा खाने में, वो सब में क्या होता है? वो सब में एसिड होता है। हम लोग बात किए थे इतना ही। बेस में हम लोग ये देखे थे कि जो सब्सटेंस का टेस्ट बीटर टेस्ट होगा और टच हमारा सोपी टच होगा, साबुन के जैसा टच होगा, उसको हम लोग बेस के नाम से जाने थे, है ना? इतना हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे। लेकिन क्या ये हमारा सोल क्राइटेरिया है एसिड को बताने का कि तुम चख करके पता लगा दो तो एसिड हो जाएगा? कुछ कुछ ऐसा हार्मफुल एसिड होता है ना, तुम एक बार चखेगा ना, दूसरी बार चखने लायक जीभ तुम्हारा नहीं बचेगा। ऐसा खतरनाक एसिड होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड क्या होता है। अपने पास 3 तरह का सब्सटेंस, एक को एसिड कहते हैं, एक को बेस कहते हैं, और एक बीच वाला क्या होता है? सॉल्ट होता है। एसिड का मतलब जिसका टेस्ट सावर टेस्ट होगा, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। जैसे एसिड के कैटेगरी में हमारे पास में लेमन जूस, विनेगर, ग्रेप्स फ्रूट जूस, स्पॉइल्ड मिल्क, ये सब एटसेट्रा एटसेट्रा क्या हो गया? एसिड में आ जाता है। जबकि बेस में हमारे पास में बीटर टेस्ट होता है और सोपी टच होता है। जैसे अपने पास में कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास, स्लेक्ट लाइम, ये सब हमारे पास में किस में आ गया? बेस में आ गया। किस में आ गया? बेस में। वही दोनों का न्यूट्रल सब्सटेंस जिसको सॉल्ट कहते हैं, ना तो एसिडिक नेचर रहेगा ना तो बेसिक नेचर रहेगा, इससे अलग रहेगा, उसको सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। ये सॉल्ट हमारा मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बना होता है। पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट इसमें रहता है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, लेकिन इसमें मेटल और नॉन मेटल से बनता है। ये हमारा एसिड बेस सॉल्ट का जूनियर क्लास का कंसेप्ट था। हम लोग जैसा कि देख सकते हैं, ये सब जितने भी सब्सटेंस है, सभी सब्सटेंस को अगर टेस्ट किया जाए तो हम लोग को टेस्ट खट्टा लगेगा। तो इस क्राइटेरिया से हम लोग कहते हैं कि ये हमारा एसिड है। ये सब क्या हो गया? ये सब एसिड है या इसमें एसिड प्रेजेंट है। जैसे हम लोग अगर लेमन का जूस को लिया, लेमन को अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो हम लोग को खट्टा लगता है, मतलब इसमें एसिड है। ये आंवला है, ये क्या है? ये आंवला। तो पूरा कच्चा एक समूचा आंवला को नहीं खा सकता, इतना कड़वा लगेगा, मतलब इतना खट्टा टेस्ट लगेगा ना, उसको खा नहीं सकते हम लोग, मतलब उसमें एसिड कहीं ना कहीं मौजूद है। जहां खट्टा लगे समझ जाना एसिड है। फिर क्या हो गया? ये हमारा ये क्या हो गया? ऑरेंज हो गया। ऑरेंज का जूस या ऑरेंज अगर हम लोग खाएंगे तो हम लोग को कैसा लगेगा? खट्टा टेस्ट लगता है। विनेगर का टेस्ट कैसा होगा? हम लोग को खट्टा लगता है टेस्ट। दही कर्ड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा रहता है। ये सब जितना भी ये सब क्या हो गया? खट्टा लगने वाला सब्सटेंस सभी में एसिड होता है। ये सब सारा बेसिक कंसेप्ट है। देखो ये वाला, इसको अगर टेस्ट करेगा तो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें एसिड पाया जाता है। ये अगर बात करें इमली, ठीक है ना, ये हमारा जो है ये भी क्या होता है? ये भी क्या होता है? ये भी हमारा एसिड होता है ना। मुंह में पानी नहीं रहता इमली देख करके या खाते समय। अच्छा, पूरा एक समूचा इमली खा पाओगे क्या? दांत हम लोग का क्या हो जाएगा? पूरा सेंसिटिविटी, पूरा दांत झिलझिलाने लगेगा। फिर दूसरा सामान खाएंगे तो वेट करना पड़ेगा। ये सब क्या है? सब हमारे पास में क्या है? खट्टा सब्सटेंस यानी एसिड सब में प्रेजेंट है। सब में क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। इससे हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े थे। सबसे बेसिक कंसेप्ट हो गया। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? स्टार फ्रूट्स कहते हैं। ये भी एसिडिक होता है। इसको भी खाएंगे तो हम लोग को कैसा लगेगा? खट्टा लगता है। सब सब्सटेंस एसिड, मतलब खट्टा लगने वाला सब्सटेंस एसिड कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास में कुछ सब्सटेंस होता है, जैसे क्या हो गया? ये सब हमारे पास जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया, कॉस्टिक पोटास हो गया, स्लग लाइम हो गया, हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर हो गया, अमोनिया हो गया, सोप हो गया। ये सब का टेस्ट हमारा बीटर होता है, और जबकि टेस्ट हमारा बीटर के साथ साथ टच कैसा होगा? सोपी टच होता है।
इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं इसको? बेस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो एसिड क्या है? क्या यही क्राइटेरिया है एसिड को कहने का कि जो खट्टा लगे वो एसिड है? नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है, सोल क्राइटेरिया इसको नहीं बोलेंगे हम लोग। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ऐसा भी एसिड हमारे पास मौजूद होता है कि हम लोग उसको टेस्ट करें कि अगले बार टेस्ट करने लायक हमारा मुंह नहीं बच पाएगा, इतना खतरनाक होता है। देखो उसका इफेक्ट देखना है, देखेगा तो देख नहीं पाएगा कैसा कैसा होता है। देखो ऐसा हो जाता है, अगर हम लोग को, अगर हमारे हाथ में अगर एसिड गिर जाता है बाबू, देखो ऐसा हो जाता है। कितना खतरनाक, देख पा रहा है? इतना खतरनाक है ना। देखो इसको देखो, अब इसको देखो कितना खतरनाक है। नहीं दिखाएंगे ज्यादा, देखो बहुत खतरनाक है कि नहीं है? देखो इसको देखो, इसको कितना जल गया है। ये सब इतना, तुम बताओ जीभ में डालेगा, टेस्ट करने के लिए लेगा, चम्मच से उठा कर ऐसा पिएगा, क्या होगा? जीभे गायब हो जाएगा तुम्हारा। अगले बार कुछ टेस्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इतना हार्मफुल इफेक्ट हमारा होता है एसिड का। तो कह सकते हैं कि एसिड को चेक करके, चख करके पता लगा दो कि एसिड है? नहीं कर सकते, कर उसको नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एसिड जो है एक, दिस इज ठीक है ना, दिस कैन नॉट बी सोल क्राइटेरिया फॉर एसिडिक करेक्टर। ये हमारा एसिड का सोल क्राइटेरिया नहीं है, एकमात्र ऐसा नहीं है कि टेस्ट करके पता लगा दो, खट्टा लगा तो एसिड है, नहीं लगा तो एसिड इसमें नहीं है ना। देखो ये सब एसिड जो मेरे पास में है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सब नहीं है। ये सब इस तरह से नहीं है। अगर तुम लोग को इसका टेस्ट, जो इसका इफेक्ट अगर देखना हो ना, और इसके साथ अगर रिएक्शन खेलना हो ना, तो आ जाना ऑफलाइन सेंटर में, दिखा देंगे कैसा कैसा होता है। अभी तो हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो दिखा नहीं पाएंगे, क्लियर अच्छा से नहीं देख पाएंगे। अगर देखना होगा, इसके साथ अगर खेलना होगा, एसिड रिएक्शन कैसे क्या होता है प्रैक्टिकली पढ़ना होगा, तो आ जाना ऑफलाइन सेंटर में, बढ़िया से करके दिखा देंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या होता है। अब देखो ये सब तो देख ही लिया ना। चलो अब बात करते हैं, देखो एसिड को पहचानते हैं। देखो अगर हम लोग ये लेंगे HCl, ये HF हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया और H2SO4 हो गया। अब ये सब क्या है? एसिड है। सब क्या है? एसिड है। अब ये एसिड है तो इसमें क्या कॉमन दिखा तुम लोग को? बताओ इसमें कॉमन क्या देखने को लग रहा है? कॉमन देखने को यही लग रहा है, कि हाइड्रोजन है इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन और इसमें भी हाइड्रोजन। बस सभी एसिड में हमको क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्या हाइड्रोजन एटम की वजह से एसिड होता है क्या? नहीं, हाइड्रोजन एटम की वजह से एसिड नहीं होता, हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिड होता है। हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिड होता है, हाइड्रोजन एटम की वजह से एसिड नहीं होता है। बात समझ में आया ना? तो ये सब में क्या चीज है? कॉमन चीज है, मतलब इसको कह सकते हैं इसमें एसिड है। ये सब क्या हो गया? एसिड हो गया। उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं एसिड, अगर इसी को हम क्या करेंगे ना, पानी में घोल देंगे। किस में घोल देंगे? वाटर में डाल देंगे, मतलब इसको डिसॉल्व करा देंगे, तो क्या हो जाएगा? H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। यहां भी क्या होगा? H+ में टूटेगा और F- में टूटेगा। यहां भी 2 H+ में टूटेगा और क्या होगा? SO4 2- में टूटेगा। यहां भी क्या होगा? H+ में टूटेगा और क्या होगा? प्लस में क्या कर सकते हैं? NO3- में टूटेगा। मतलब ये सब क्या है? ये सब हमारा एसिड है। क्यों एसिड है भाई? तो यहां पर इसको अगर एक्वस में ले रहे ना, पानी में घोल रहे ना, तो H+ आयन दे रहा। क्या दे रहा? H+ आयन दे रहा। एक या एक से ज्यादा H+ आयन दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको एसिड कहेंगे। बात समझ में आया? अब बोला गया कि बताओ डेफिनेशन क्या है। देखो डेफिनेशन ये होगा, एसिड में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच रिलीज 1 और मोर H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एक या एक से ज्यादा H+ आयन देगा। कहां देगा? तो H+ आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन, माने पानी में जब डिसॉल्व कराएंगे, पानी में जब घोलेंगे, तो पानी में घोलने के बाद क्या देगा? पानी में घोलने के बाद वो H+ आयन देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कहते हैं एसिड कहते हैं। एग्जांपल देखेगा, देखो HCl को एक्वस में लेंगे तो H+ और Cl- बना, HF को लेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो H+ और क्या बना? F- बना। फिर क्या होगा? H2SO4 लेंगे, 2 ठो, देखो यहां पर क्या बोला गया? 1 और मोर देन 2, 1 और क्या होगा? मोर, ठीक है ना, मोर H+। देखो यहाँ 2 निकला, यहाँ 1 निकला, 1 यहाँ पर निकला। बात समझ में आ रहा है ना? HNO3 को लेंगे तो 1 निकला, तो ये सब क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। बात बुझाता है? समझ में आता है? चलो अब हम लोग बात करेंगे, इसी एसिड को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं मिनरल एसिड और एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एक हमारे पास होता है मिनरल एसिड और एक हमारे पास होता है, क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है। देखो मिनरल एसिड क्या होता है? मिनरल एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसको मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, रॉक और मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, रॉक और मिनरल से बनाया जाता है, उसको कहते हैं मिनरल एसिड। जबकि हम लोग के लिविंग थिंग्स से, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो एसिड ऑब्टेन करते हैं ना, उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, उसको जैविक अम्ल कहेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? जैविक अम्ल के नाम से जानते हैं। H2SO4, H2CO3, HCl, HNO3 और H3PO4, ये सब एसिड हमारा कहीं ना कहीं रॉक और मिनरल से बनाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं?
मिनरल एसिड कहते हैं। और ये सब एसिड काफी स्ट्रांग होता है, ये सब एसिड काफी स्ट्रांग एसिड होता है, काफी स्ट्रांग एसिड होता है। जबकि ये वाला जो एसिड है ना, ये वाला एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। बात समझ में आया ना, जैसे हम लोग के पास में ये सब एसिड जितना भी है वो सब क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। ये किसी न किसी फ्रूट्स में पाया जाता है, किसी न किसी वेजिटेबल में पाया जाता है ना। तो ये सब क्या हो गया, फूड आइटम यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है, इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। इसको खा लो पी लो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको खा पी लेगा तो अगले बार खाए पिए लायक नहीं बच पाएगा। बात बुझाता है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेस के बारे में। बेस क्या होता है, बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट हमारा बीटर टेस्ट होगा और सोपी टच होगा। हम लोग उसको चखेंगे तो कड़वा लगेगा। साबुन खाया कभी? अगर मान लो क्या होता है, नहाते नहाते अगर हमारे टंग में मान लो क्या मुंह में साबुन चले गया किसी तरह से, तो हम लोग को क्या लगता है, कड़वा लगता है पूरा। तो वो जो कड़वापन जो है वो किसकी वजह से आया, वो बेस की वजह से आया। किसकी वजह से आया, बेस की वजह से आया। मतलब साबुन में क्या होता है, बेस पाया जाता है। तो कैसा कड़वा टेस्ट होगा और कैसा होगा, टच उसका सोपी टच होगा। साबुन तो सोपी टच होगा करेगा ना, दूसरा बेस अगर ले लेंगे उसका भी टच कैसा होगा, सोपी टच होगा। बात समझ में आ रहा है, बात क्लियर है सबको? चलो आप बोल सकते हैं तो क्या यही क्राइटेरिया है, मेन क्राइटेरिया कि तुम चख के बताते चलो कि हाँ देखो ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, तो चख के तो नहीं बता सकते। तो यहां पर भी ये मेन क्राइटेरिया, मेन सोल क्राइटेरिया नहीं है किसी भी सब्सटेंस का बताने का कि देखो ये वाला बेस है, ये वाला एसिड है। तो चखने लायक तुम बचेगा नहीं फिर तुम्हारा मुंह। समझ में आया ना? इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं ये एसिड को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं चख करके कि देखो ये एसिड है, ये बेस है। उसके लिए क्या किया गया, देखो उसका अगर फॉर्मूला अगर देखिए हम लोग ना, देखो ये सब में क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, समझा ना, ये मत समझना कि प्रचार हम किए हुए हैं। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या है, ये सब बेस है, इसलिए दिखाने के लिए लाए हुए। चलो अब बात करते हैं आगे। देखो क्या हो गया, अब यहां पर बात समझना। देखो यहां पर मेरे पास में क्या हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया। अब देखो इसको गौर से देखो, सभी फॉर्मूला को गौर से अगर देखेगा तो क्या पता चलेगा, गौर से देखने के बाद हम लोग को ही पता चलेगा। देखो यहां पर OH है, यहां पर भी OH है, यहां भी OH है, यहां भी OH है, यहां भी OH है और यहां भी OH है। मतलब सभी फॉर्मूला में OH मिला। जैसे सभी फॉर्मूला में एसिड में क्या मिला था, HH मिला था। तो H की वजह से एसिडिक नहीं है, H प्लस आयन देने की वजह से एसिड है। बात समझ में आया ना? तो यहां पर क्या हो गया, OH 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 OH। तो सभी बेस में OH प्रेजेंट होगा, सभी OH बेस में क्या प्रेजेंट होगा, OH। और पानी में घोल दो ना तो OH रिलीज कर जाएगा। तो वो क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस रिलीज कर जाएगा। ठीक है ना? इसको पानी में डिसॉल्व करा देंगे, एक्वस बना देंगे, K प्लस OH माइनस रिलीज करेगा। इसको करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम का 2 प्लस आयन और OH हमारा 2 निकाल देगा। बात समझ में आ रहा है? फिर यहां पर क्या होगा, Mg का 2 प्लस और OH हमारा 2 निकाल देगा। फिर यहां भी देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का 3 प्लस और 3 क्या निकाल देगा, OH माइनस निकाल देगा। यहां भी देख सकते हैं क्या होगा, NH4 का NH4 प्लस और क्या होगा, OH माइनस निकाल देगा। मतलब सभी बेस का फॉर्मूला को देखें तो हमको ये पता चल रहा है, कि ये OH हो गया, ये भी OH निकला, ये भी OH निकला। इसी OH आयन के वजह से इसको हम बेस कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको क्षार बोलते हैं, क्षारक के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना? तो क्या कहलाता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH रिलीज करे। क्या रिलीज करे, OH रिलीज करे ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बेस के नाम से जानते हैं। बोल सकते हैं बेस में बी डिफाइंड एज सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिलीजिंग 1 और मोर OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में एक या एक से ज्यादा H प्लस आयन देने वाला जो सब्सटेंस होता है ना, वही सब हमारा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या हो गया, NaOH है, इसको हम लोग पानी में डिसॉल्व करा दिए, पानी में घोल दिए, पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस टूटेगा। वही अगर KOH को लेंगे तो K प्लस और OH माइनस टूटेगा। हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे तो कैल्शियम का आयंस 2 प्लस आयन और क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा। सभी में क्या निकल रहा है, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो मैग्नीशियम 2 प्लस और OH माइनस निकलेगा, है ना? समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर क्या हो गया, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड लेंगे तो एल्यूमिनियम का आयन निकलेगा और क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा। मतलब सब में OH रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, OH रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, OH रिलीज कर रहा है। अब देखो यहाँ 3 है ना, तो 3 निकलेगा, इसमें 2 निकलेगा, इसमें भी क्या निकलेगा, 2 OH निकलेगा। क्योंकि 2 प्लस चार्ज है तो न्यूट्रल करने के लिए इसमें 2 ना आयन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए 2 निकलेगा। इसमें 3 चार्ज है तो 3 चाहिए। तो एक ऐसा बेस, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करेगा, जो OH माइनस रिलीज करेगा। OH नहीं रिलीज करेगा, OH माइनस की वजह से एसिड होगा, बेस होगा। OH माइनस की वजह से क्या होगा, बेस होगा। बात समझ में आ गया? अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका कहां पर यूज करते हैं, कौन कौन जगह पर इसका यूज करेंगे और कहां पर इसका कॉमन नेम क्या क्या है और क्या चीज है। देखो सबसे
पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमनली, हम लोग कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। कॉमनली कमर्शियल नेम इसका क्या है, कॉस्टिक सोडा है। क्या है, कॉस्टिक सोडा है। ये हमारा NaOH क्या हो गया, NaOH। इसका केमिकल नेम क्या है, NaOH। कहाँ यूज करते हैं, देखो यूज करते हैं सोप बनाने में, हम लोग पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करने में, पेपर वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात बुझाता है, समझ में आता है। चलो दूसरा हमारे पास में क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कॉस्टिक पोटास। क्या बोलेंगे, कॉस्टिक पोटास। फॉर्मूला क्या होगा, KOH। क्या होगा फॉर्मूला, KOH होगा। कहां यूज करेंगे, तो यूज हम लोग इसका करते हैं अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी में, अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सोप वगैरह को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है। चलो अगला हमारे पास में हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो नाम है, कमर्शियल नेम क्या है, स्लग्ड लाइम। कौन सा लाइम, स्लग्ड लाइम इसका कमर्शियल नेम है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम, और हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या, OH हो गया, CaCa2 का होल ट्वाइस, CO2 का होल ट्वाइस। कहाँ यूज करते हैं, देखो इसका यूज हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, हम लोग इसको वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग व्हाइट वॉशिंग में, पुताई पुचाड़ा वगैरह करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। चलो दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, अच्छा इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसको MgOH का होल ट्वाइस कहते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, एसिडिटी को खत्म करने के लिए। अगर हमारे स्टमक में क्या हो जाता है, हमारे स्टमक में एसिड वगैरह, अगर ज्यादा एसिडिटी वगैरह हो जाता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस पीते हैं। वो बेस जो डॉक्टर देता है वो क्या चीज होता है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और एक चीज होता है इनो से भी हम लोग करते हैं, इनो पी लेते हैं, इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में, वही वाला इनो। तो इनो पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का स्टमक में जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ आया ना। चलो अब क्या होता है, इसका इस्तेमाल एंटासिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एंटा का मतलब क्या हो गया, एंटी मतलब उसका अपोजिट एंटी होता है, जैसे बोलता है ना किसी को, कोई बोलता है ना वो उसका एंटी है। एंटी का मतलब क्या, उसका विरोध करने वाला, उसका अपोजिट। तो क्या होगा, एसिड का अपोजिट क्या हो जाता है, बेस हो जाएगा, इसलिए इसको एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। अगला हमारे पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका क्या होता है, AlOH का होल थ्रेस, AlOH का होल थ्रेस होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, फोम एजेंट में करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना, आग कहीं लग गया तो आग बुझाना अगर होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज का इस्तेमाल करके फोमिंग एजेंट बनाते हैं, फोम बनाते हैं, उससे आग हमारा क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो इसको फोमिंग एजेंट के रूप में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारे पास में अमोनियम, ये था एल्यूमिनियम और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है NH4OH का, NH4OH होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या पर करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल विंडो को क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग ग्रीस वगैरह, स्टेन वगैरह को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लॉथ वगैरह से। तो ये हमारा था बेस, जिसका कमर्शियल नेम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसका यूज क्या है। हम लोग बेस के बारे में बात किए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इंडिकेटर। क्या बढ़ते हैं, टॉपिक हमारे पास में होता है इंडिकेटर। इसका एक वीडियो बनाए थे, वीडियो तुम लोग देख लेना, समझ में आया ना, अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा इसको। चलो फिर भी हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में तो आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, हम पढ़ाए समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो हम बात करते हैं क्या, इंडिकेटर। टॉपिक क्या है अपने पास में, इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर नाम सुना होगा तुम लोग, गाड़ी वाला इंडिकेटर, गाड़ी में लगा रहता है इधर इधर इंडिकेटर, वो इंडिकेटर नहीं है यहाँ पर। वो क्या है, देखो अभी हम लोग क्या बोले, हम बोले कि एसिड को चख के तो पता नहीं कर सकते हैं, टेस्ट करके पता कर पाएगा कि लो हम दे दिए, तुमको दे दिए सल्फ्यूरिक एसिड दे दिए, लो टेस्ट करके पता, चलो पता करो, बस हो गया, कल्याण तुम्हारा खत्म। नहीं कर पाएगा। हम नाइट्रिक एसिड दे दिए, लो जाओ करके बताओ, नहीं कर पाएगा। बेस दे देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, लो जाओ पता करके बताओ। बतासा के जैसा लगता है, कैसा लगता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखिएगा ना तो चिप्स जैसे बतासा जो होता है ना, बतासा उसके जैसा लगता है, ठीक है ना, बतासा के जैसा वो रहता है। चलो तो हम क्या करते हैं, उसको हम टेस्ट करके तो पता नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो साइंटिस्ट लोग के दिमाग में आ रहे, टेस्ट को करके पता नहीं कर सकते हैं। और अब सभी केमिकल में तो क्या, उसका नाम तो लिखा नहीं रहता कि हम एसिड हैं, हम बेस हैं, हम सॉल्ट हैं, नाम तो नहीं लिखा रहता। कैसे पता करेंगे, तो पता करने के लिए साइंटिस्ट लोग कुछ बुद्धि लगाया, दिमाग लगा के क्या किया, दिमाग लगा कुछ ऐसा कुछ बना दिया ना कि उसको उसमें डाल देंगे ना तो उसका कलर बदल जाएगा। अब कलर बदल गया तो वो अपने बोलेगा देखो लाल हुआ, हम एसिड है।
ब्लू हुआ हम क्या है, बेस है, बेस है, ऐसा कुछ बताएगा, वो खुद बताएगा अपने, इसीलिए कुछ इंडिकेट करता है। हम एसिड है उसका इंडिकेट किया, हम बेस है उसका इंडिकेट किया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको इंडिकेटर नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? इंडिकेटर। अब देखो क्या है ना कि देखो क्या है इंडिकेटर, हमारे पास में इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर जो होता है एसिड बेस इंडिकेटर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो एसिड और बेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ देयर केमिकल फॉर्मूला। अब बताओ इसमें लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पर इसका केमिकल नाम लिखा हुआ है, इसका केमिकल नेम लिखा हुआ है, इसका केमिकल नेम लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, इन सब का केमिकल नेम नहीं लिखा हुआ है, तो बताओ कैसे पता लगाएंगे? इसके माथे पर तो नहीं लिखा हुआ है कि हम ये गैस एसिड है, हम ये एसिड है, हम वो एसिड है, नहीं लिखा हुआ, हम ये बेस है, तो अब कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए जो है केमिस्ट लोग एक डेवलप किया एक सबस्टेंस जिसको इंडिकेटर कहते हैं। वो इंडिकेटर को डालेंगे तो अपने बोलेगा देखो देखो हम एसिड है, हम एसिड है, इसमें डालेंगे तो बोलेगा हम बेस हैं, तो इस तरह से अपने आप वो बताएगा, अपने आप इंडिकेट करेगा। इसी सबस्टेंस को कहते हैं इंडिकेटर। हमारे नेचर में क्या होता है, नेचर में भी इंडिकेटर पाया जाता है नेचुरल, और साथ में क्या होता है, हम लोग लैब में भी खुद बनाते हैं, हम लोग लैब में भी खुद इंडिकेटर को बनाते हैं। अब बात को समझना, इंडिकेटर एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? नेचर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नेचर को इंडिकेट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को इंडिकेटर कहते हैं, कि हम एसिड हैं, कि हम बेस हैं, कि हम न्यूट्रल हैं। बात समझ में है ना? तो इंडिकेटर ऑल्सो रिप्रेजेंट द चेंज इन नेचर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम एसिडिक बेसिक एंड वाइस वर्सा। एसिडिक में डालेंगे तो अलग बदलाव करेगा, अलग रंग बताएगा, अलग इंडिकेट करेगा, बेस में डालेंगे तो अलग इंडिकेट करेगा। अब दोनों में तो नहीं बोल सकता हम एसिड हैं, अब उसमें बोल दिया, बेस में बोल दिया कि हम एसिड हैं, नहीं बोलेगा, उसमें कुछ अलग बताएगा। तो एसिड में अलग इंडिकेट करता है और बेस में कुछ अलग इंडिकेट करता है, समझा है ना? तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। तो कुछ कॉमन इंडिकेटर हमारे पास मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? देखो कॉमन इंडिकेटर अपने पास में लिटमस है। क्या है अपने पास? लिटमस है। अपने पास क्या होता है? फिनप्थलीन होता है। क्या होता है? फिनप्थलीन होता है। अपने पास क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज होता है। क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज अपने पास मौजूद होता है। बात समझा? अब इसी का यूज कर करके हम किसी चीज का बताते हैं कि ये एसिड है, कि ये बेस है, कि न्यूट्रल है। इंडिकेट वो खुद कर देगा कि देखो हम लाल हो गए हम एसिड हैं, हम ब्लू हो गए हम बेस हैं, हम कुछ नहीं हुए हम न्यूट्रल हैं, ऐसा वो खुद बताएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। रुको तो लोग दिखाते हैं कि लिटमस क्या होता है, फिनप्थलीन क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है। ठीक है, चलो देखो मेरे पास में देखो लिटमस होता है। देखो लिटमस, ये क्या हो गया? ये लिटमस है। देखो यहाँ पर क्या? लिटमस ब्लू इंडिकेटर। क्या है? लिटमस ब्लू इंडिकेटर। ये चलो हम इसको जूम करके दिखाते हैं। लिटमस ब्लू इंडिकेटर है, देखा? पढ़ाता है सबको, है ना? लिटमस ब्लू इंडिकेटर। क्या है? लिटमस ब्लू इंडिकेटर ये हो गया, ठीक है ना? इसका कैसा कलर रहता है? ब्लू रंग का रहता है ये, है ना? लिटमस ब्लू इंडिकेटर हो गया, ब्लू रंग का ये रहता है, ठीक है। चलो दूसरा हमारे पास में क्या है? दूसरा हमारे पास में है, अपने पास में है फिनप्थलीन। ये क्या हो गया? देखो ये फिनप्थलीन है, ये भी क्या हो गया? ये इंडिकेटर है। फिनप्थलीन क्या होगा? ये इंडिकेटर है। अब देखो क्या होता है, ये क्या है? देखो ये क्या है? ये पता चल रहा है कि एसिड है हम, कि बेस है हम, कि न्यूट्रल है हम, नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर इसको हम क्या करेंगे, ये मेरे पास में क्या है? ये मेरे पास में है फिनप्थलीन। अब इसको इसमें डालेंगे ना तो आपने बताएगा देखो हम क्या है, हम क्या है, हम क्या। इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चलो देखो इसको कैसे होता है। देखो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास में है, नहीं पता हमको क्या है अभी। चलो ये मेरे पास में क्या है? ये नहीं पता हमको अभी क्या है, हमको इसका चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? फिनप्थलीन का सॉल्यूशन लेंगे और इसमें डालेंगे। देखना इसका कलर क्या होगा? बदल जाएगा। इसका कलर अगर पिंक होगा ना तो क्या हो जाएगा? ये बेस है। और अगर कुछ नहीं होगा ना तो क्या होगा? एसिड होगा। चलो डालते हैं, देखो कैसा हुआ? पिंक हुआ ना? इसका कलर कैसा होगा? पिंक हो गया। तो अपने चीख के चिल्ला कर रहा है, देखो ये पिंक है, ये पिंक है, मतलब क्या हो गया? बेस है, बेस है, बेस है। ये इंडिकेट किया कि नहीं किया? इसी को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। देखो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? इसी को क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। बात समझ में आया ना? अब कुछ लोग क्या करता है, यही वाला देखो केमिस्ट्री है सब, नीचे मोबाइल का फोन का फ्लैश लाइट रख करके और देख करके डिफ्यूजन होगा तो खुश होगा बड़ी, देखो कैसे कि डिफ्यूज किया है। ये सब केमिस्ट्री है, सब सबको करते जाएगा तो हो गया सब ये सब केमिस्ट्री, यही सब चीज का यूज वो लोग आज ट्रेंड बना दिया। ट्रेंड है ये, ट्रेंड आया समझ में ना? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया? ये हमारे पास में क्या था? ये हमारे पास में क्या था? फिनप्थलीन था। क्या था? फिनप्थलीन था। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट हमारे पास में है मिथाइल ऑरेंज। क्या है? मिथाइल ऑरेंज। देखो ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं? मिथाइल ऑरेंज कहते हैं। तो ये सब जितना भी इंडिकेटर है ना, ये सब सारा का सारा इंडिकेटर कैसा इंडिकेटर है? वो हमारा हो गया लैब में बनाए। सब इंडिकेटर को कहाँ बनाए? लैब में बनाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेबोरेटरी
लैब में सबको सिंथेसिस किया गया। कहाँ सिंथेसिस किया गया? लैब में सबको सिंथेसिस किया गया। कुछ कुछ इंडिकेटर होता है जो हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं। हम लोग बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा, पहले जान लेते हैं कि इसका क्या क्या कलर होगा, कैसे बदलेगा, कैसे बताएगा, कैसे इंडिकेट करेगा कि एसिड में क्या है, बेस में क्या है, न्यूट्रल में क्या है। चलो तो हम सबसे पहले बात करेंगे लिटमस से। क्या बात करेंगे? लिटमस से। देखो लिटमस जो होता है ना वो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है और वो पेपर के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? पेपर के फॉर्म में पाया जाता है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? उसको हम लोग कह देते हैं बेस। पेपर के फॉर्म में पाया जाएगा तो क्या कह देते हैं उसको कहते हैं लिटमस पेपर। क्या बोल देते हैं? लिटमस पेपर। वो बेस में अलग कलर शो करेगा और एसिड में अलग कलर शो करेगा। देखो इसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है? लाइकेन का प्लांट होता है, ठीक है ना, लाइकेन का प्लांट होता है। लाइकेन के प्लांट से हम लोग उसके जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो यही है लाइकेन का प्लांट, और उसको पेपर में हम लोग स्ट्रिप में डाल देते हैं और क्या बना देते हैं? लिटमस पेपर बना देते हैं। समझा ना? लिटमस पेपर बनाते हैं। देखो ये मेरे पास में लाल लिटमस पेपर है। ये क्या है? ये रेड लिटमस पेपर हो गया। ये क्या हो गया? इसको रेड लिटमस पेपर कहते हैं। दिख रहा है? रेड लिटमस पेपर। और एक मेरे पास में क्या होता है? ब्लू लिटमस पेपर। क्या होता है? ब्लू लिटमस। ये कौन सा पेपर है? ब्लू लिटमस पेपर हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो गया? ब्लू लिटमस पेपर हो गया। तो अगर इसी लिटमस पेपर को हम एसिड में डालेंगे तो अलग कलर बन जाएगा, बेस में डालेंगे तो अलग कलर बन जाएगा। देखो बेस जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला, उस ब्लू वाले को अगर हम लोग बेस में डालेंगे तो वही रहेगा, लेकिन अगर एसिड में डालेंगे तो कलर इसका क्या हो जाएगा? कलर इसका बदल जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। समझ में आया ना? और अगर मेरे पास में रेड है तो एसिड में रेड ही रहेगा, बेस में क्या हो जाएगा? बेस में इसका कलर ब्लू हो जाएगा। बेस में इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। बात समझ में आया ना? देखो जैसे क्या होता है, देखो हम दिखाते हैं करके। लाल लिटमस है ये वाला, ये लाल लिटमस है, रेड लिटमस है, ये रेड लिटमस है। चलो इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि दिखे तो लोग को। अब देखो ये हम जो है ना, इसमें ये तो बेस था ना, मेरा बेस है ना। अब देखो चलो इसमें डालते हैं, देखना इसका कलर कैसा अभी रेड है ना, देखो क्या हो जाएगा? ब्लू हो गया ना। कैसा कलर का हो गया? ब्लू रंग का हो गया। तो ब्लू रंग का हो गया मतलब ये क्या था? ये बेस था। ये क्या था? बेस था। तो हम लोग इस तरह से पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। चीख चीख के कर रहा हम बेस हैं, हम बेस हैं, हम बेस है। ब्लू है तो बेस है, बी से ब्लू, बी से बेस, आर से रेड, रेड से क्या होता है? खतरा होता है। रेड से क्या होता है? खतरा का निशानी है ना, इसलिए वो एसिड का होता है। बात समझ में आ गया ना? चलो अब हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला मेरे पास में है फिनप्थलीन। क्या हो गया? फिनप्थलीन हो गया। तो फिनप्थलीन जो होता है ना, वो क्या होता है? वो अपने में कलरलेस होता है। वो अपने में कलरलेस होता है। अगर उसको न्यूट्रल में डालेंगे ना, और अगर न्यूट्रल में और एसिडिक में डालेंगे ना, तो भी कलरलेस ही होगा। तो भी कैसा कलर होगा उसका? कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। देखो यहां पर अगर हम लोग क्या करते हैं, एसिड है, क्या है ये? एसिड है। एसिड में फिनप्थलीन को डाल दिए तो कलरलेस होगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस होगा। कौन सा लेस होगा? कलरलेस। लेकिन अगर इसी को हम अगर बेसिक में डाल दिए, क्या में डाल दिए? बेसिक मीडियम में डाल दिए, तो इसका कलर कैसा बन जाएगा? पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। देख सकता है पिंक कलर हो गया, पिंक है कि नहीं है? ये कैसा है? ये हमारा पिंक कलर हो गया। मतलब ये क्या हो गया? ये बेस था। ये चीख चीख के कह रहा है कि देखो हम बेस हैं, हम पिंक हो गए, हम बेस हैं, हम पिंक हो गए। ये बोल रहा है, मतलब इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर हो गया। बात समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं। देखो वही चीज को बड़ा से देख रहे हैं हम लोग। एक टब में पानी ले लिए हैं और उसमें कुछ बेस घोल दिए हैं और उसमें क्या किए हम लोग? फिनप्थलीन को डाल दिए। देखो अब जैसे पिंक हो गया, मतलब क्या हो गया? ये बेस है। पिंक हो गया, क्या हो गया? बेस। फिनप्थलीन एसिड में कोई कलर नहीं देता है, न्यूट्रल में कोई कलर नहीं देता, बेस में क्या देता है? पिंक देता है। बेस में क्या देता है? पिंक देता है। कौन देता है? फिनप्थलीन। फिनप्थलीन बेस में पिंक, फिनप्थलीन बेस में पिंक। याद रखना, फिनप्थलीन बेस में पिंक, फिनप्थलीन बेस में पिंक। समझा ना? पी से पिंक, पी से फिनप्थलीन। याद रखना बेस में ही देगा। बीपी याद रखना, बीपीपी। ठीक है? चलो अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या बात करते हैं? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ना, वो ऑरेंज कलर का डाई होता है। कैसा कलर का डाई होता है? ऑरेंज कलर का। ये कैसा कलर का डाई है? ऑरेंज कलर का। कैसा कलर का डाई है? ऑरेंज कलर का डाई। कैसा डाई है? ऑरेंज कलर का डाई है। अब इसी ऑरेंज कलर के डाई को एसिडिक मीडियम में डालेंगे ना, तो रेड हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा? रेड हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड। लेकिन अगर उसको हम बेसिक में डाल देंगे, तो येलो हो जाएगा। बेसिक में क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। बेसिक में क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, उसका कलर जो है, उसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर का नेचर इसका होता है। अगर इसको हम किस में डालेंगे? अगर इसको
एसिड में डाल देते हैं तो एसिड में डालने के बाद रेड हो जाएगा। एसिड में क्या हो जाएगा? रेड। रेड मतलब खतरा, रेड मतलब खतरा। खतरा किससे है? एसिड से है। तो एसिड में क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। एसिड में क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रेड क्यों होगा? क्योंकि एसिड खतरा है और खतरा का निशानी रेड होता है, इसीलिए कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ऐसे याद रखना, ठीक है ना। चलो बेस में क्या होगा? बेस में येलो हो जाएगा। बेस में क्या हो जाएगा? येलो। बेस में क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। बेस में क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। कौन? मिथाइल ऑरेंज। कौन? मिथाइल। फिनप्थलीन का क्या होगा? फिनप्थलीन जो हमारा है बीपीपी, याद किए थे? बीपी, बी मतलब क्या होगा? बेस, पी मतलब फिनप्थलीन, पी देगा मतलब पिंक कलर, मतलब बेस में फिनप्थलीन पिंक देगा और एसिड में क्या देगा? कुछ नहीं देगा, जो उसका कलर है वही कलर देगा। क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ मेरे पास जो इंडिकेटर होता है, तुम लोग के पास भी हो सकता है, सबके पास हो सकता है, कुछ जो इंडिकेटर होता है वो नेचुरल होता है। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया? नेचर से जो ऑब्टेन करेंगे। ये सब लैब में बनाया गया, ये सब लैब्स में हम लोग क्या किए? ऑब्टेन किए, सब लैब में ऑब्टेन किए। लेकिन कुछ कुछ हमारे नेचर में भी पाया जाता है। कुछ कुछ कहाँ पाया जाता है? हमारे नेचर में भी इंडिकेटर पाया जाता है। कैसे कैसे कैसे? देखो ये रेड कैबेज, इसका नाम क्या है? रेड कैबेज है। पर्पल, लेकिन कलर पे मत जाना, कैसा है? इसका नाम बोलेंगे रेड कैबेज। इसका नाम क्या हो गया? है पिंक कलर, पर्पल कलर का, लेकिन नाम इसका क्या होता है? रेड बोलते हैं, रेड कैबेज कहते हैं। चलो तो क्या हो गया? रेड कैबेज। अगर रेड कैबेज अगर अपने पास में है तो इसका कलर जो है, कलर इसका जो है न्यूट्रल मीडियम में कैसा होगा? पर्पल। पर्पल न्यूट्रल में कैसा होगा? पर्पल होगा। अगर इसी को हम किस में डाल देंगे? एसिड में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? एसिड में अगर डाल देते हैं, एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा। सिंपल सी बात है, रेड कलर का हो जाएगा। रेड क्यों होगा? क्योंकि रेड हमारा खतरा का निशानी है। खतरा का निशानी क्या होता है? रेड होता है। समझ में आया ना? तो एसिडिक में रेड देता है। एसिडिक में क्या देता है? रेड देता है। बात समझ में आया ना? एसिडिक में क्या देता है? रेड देता है। फिर क्या होगा? बेसिक में ग्रीन दे देगा। बेसिक में क्या देता है? ग्रीन देता है। तो ये हमारा क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? ये हमारा हो गया रेड कैबेज। एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसका यूज हम लोग इंडिकेटिंग के रूप में करते हैं, एसिड का, बेस का या फिर न्यूट्रल मीडियम का। एक और हमारे पास में होता है, क्या होता है? टर्मरिक जूस, हल्दी का जो पाउडर होता है। वही हल्दी का आज जो है क्या किया था, सब लोग ट्रेंड बनाया था कि पानी में लेकर के मोबाइल रख दिया, हल्दी डाल दिया, डिफ्यूज किया, देख के खुश हो गया पूरा। ढेर सारा ट्रेंड चला था इसका, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? तो वही तुम क्या करना ना, तुम देखो अब तुम एक नया ट्रेंड बनाना। क्या नया ट्रेंड बनाएगा? बेस का ले लेना, ग्लास जो लेगा ना बेस वाला लेना, ठीक है ना, और नीचे मोबाइल फोन रख देना, रख देगा, और वही कलर जो मतलब जो किया था उसमें तुम बेस के साथ करना। तो अब जैसे ही हल्दी गिर के तुम लोग का पीला हुआ था, तुम्हारा लाल हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा? पूरा लाल हो जाएगा। लाल हो गया मतलब एक नया ट्रेंड बन गया तुम्हारा। अब तुम ऐसे ट्रेंड बनाना, समझा ना? ऐसे ट्रेंड बनाना तो क्या हो जाएगा? लाल लाल हो जाएगा ये। चलो तो अलग ट्रेंड हो जाएगा। वो हल्दी से पीला किया था, तुम हल्दी से लाल कर देना। चलो तो टर्मरिक का जूस भी हमारा एक तरह का इंडिकेटर होता है, और ये येलो कलर का होता है। येलो कलर का होता है, येलो कलर का होगा किसमें? होगा किसमें? न्यूट्रल वाले में। लेकिन अगर उसको बेस में मिला देंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। कैसा कलर का हो जाएगा? रेड में, रेड में क्या? रेड कलर का। बेसिक में कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो यहां से भी इंडिकेट हो गया। देखा होगा कभी कभी अगर मान लो क्या मान लेगा, सादा कपड़ा पहन के तुम कहीं शादी वगैरह फंक्शन वगैरह में गया है, और क्या हो गया कि तुम कुछ हल्दी वाला सामान खाया और हल्दी पूरा कपड़ा में गिरा लिया। कपड़ा में हल्दी क्या गिरा लिया। अब उस कपड़े को जब धोने के लिए जाएगा ना, साफ करने के लिए जाएगा, साबुन लगाएगा, देखना लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और फिर उसको फिर पानी से धो देगा तो फिर देखना पीला हो जाएगा। मतलब अगर तुम बेस लगाया था, साबुन वगैरह लगाया था, तो क्या हो गया? साबुन हमारा हल्दी से रिएक्ट करके क्या कर दिया? उसका इंडिकेटिंग कर दिया, क्या? रेड कलर का कर दिया। लेकिन पानी से धो दिया तो फिर साफ हो गया, फिर वो हल्दी अपना चले गया। तो हल्दी चले गया तो क्या होगा? फिर कलर उसका ओरिजिनल जो था वो कलर पीला पीला हो जाएगा। बात समझ आया ना? तो ये चीज होता है इसमें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास में कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा फ्लावर भी होता है, ऐसा कुछ कुछ फ्लावर भी है जो क्या बताता है? जो अपने को बताता है कि वो एसिड है कि वो बेस है, ठीक है ना। देखो अगर मिट्टी का नेचर जो एसिडिक होगा तो ई वाला उगेगा। एसिडिक होगा तो ये कलर, ये रंग का फ्लावर उगाएगा। ये रंग का, अगर मिट्टी बेस होगा तो ये रंग का फ्लावर उगाएगा। ये रंग का फ्लावर, तो क्या ये भी नहीं बता दिया? ब्लू फ्लावर उगा है मतलब बेस मिट्टी में उगा है, और लाल फ्लावर उगा है मतलब क्या हो गया? एसिड मिट्टी में उगा है ना। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? कमाल का है ना, नेचुरल इंडिकेटर ना हो, एक तरह से हो गया। ये फ्लावर जो है एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर हो गया कि अगर उस फ्लावर को तुम मिट्टी में उगाएगा, वो मिट्टी अगर वहां एसिडिक होगा तो लाल फूल देगा, और उस फ्लावर को अगर तुम मिट्टी में उगाता है वो ब्लू रंग का फूल देगा, ब्लू रंग का फूल देगा, मतलब क्या हो गया? बेस हो गया। समझ आ गया? तो कह सकते हैं कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर लाइक क्या हो गया? पेटनियस और हाइड्रेजिया जो है, ये सब जो फ्लावर जो रहता है, ये सब क्या होता है? ये इंडिकेटर के जैसा काम करता है, आइडेंटिफाई करता है प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन सॉइल। मिट्टी में क्या होता है? सॉइल होगा। यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया है। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आ गया ना? चलो
अब हम लोग बात करेंगे कुछ कुछ इंडिकेटर, जो ये सब जितना भी इंडिकेटर हम लोग बात किए ना, वो सब कैसे किया, वो सब किया अपना, वो सब कैसे किया, उसे अपना कलर को चेंज करके किया। कैसे किया? कलर को चेंज करके किया। लेकिन कुछ कुछ ऐसा इंडिकेटर अपने पास में होता है जो स्मेल बदल देगा। क्या बदल देगा? स्मेल को बदल करके इंडिकेशन देगा कि हम एसिड हैं कि हम बेस हैं, स्मेल बदल के देगा। तो मेरे पास में क्या होता है? मेरे पास में होता है ऑनियन। तो ऑनियन जो है एक तरह का क्या है? ऑनियन जो है वो एक तरह का क्या है? वो एक तरह का इंडिकेटर है। ये भी क्या हो गया? अच्छा, स्मेल बदल के दे रहा है, इसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। याद रखना कि जो इंडिकेटर अपना गंध परिवर्तन कर देगा, अपना स्मेल बदल देगा और किसी दूसरे का इंडिकेशन करेगा कि देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इन सब सब्सटेंस को क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है, एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, अपना स्मेल को चेंज करके किसी का इंडिकेशन करेगा कि तुम एसिड है, तुम बेस है। हम अपना कलर, अपना स्मेल बदल लेंगे, तुम एसिड रहेगा, तो हम अपना रंग बदल लेंगे, नहीं, हम अपना स्मेल बदल लेंगे, तुम बेस होगा, तो किसी में वही रह जाएगा, किसी में चेंज हो जाएगा। तो तीन तरह का हम लोग बात करेंगे। एक हमारे पास ऑनियन होता है, एक हमारे पास वैनिला होता है, और एक क्लोव ऑयल होता है। वो भी एक तरह का इंडिकेटर के जैसा काम करता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखो ऑनियन क्या होता है, बात समझना। ऑनियन जो होता है, एसिड में अपना स्मेल वही रखेगा, एसिड में अपना स्मेल वही रखेगा, लेकिन अगर बेस में अगर ले जाते हैं तो अपना स्मेल को लूज कर दिया, अपना स्मेल खत्म कर दिया, अपना स्मेल हट गया वो, ठीक है ना। किसी का इंडिकेशन करने के लिए अपना स्मेल ही त्याग कर दिया। किसी का पहचान करने के लिए, किसी का इंडिकेट करने के लिए अपना अस्तित्व ये क्या किया? खो दिया। अपना अस्तित्व क्या किया? खो दिया। समझ आया ना? बेस अगर है तो स्मेल खत्म, बेस अगर है स्मेल खत्म, बेस अगर है स्मेल खत्म। किसका? ऑनियन का। ऑनियन को अगर एसिड में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, बेस में डालेंगे तो अपना स्मेल खत्म कर देगा। इसी को क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। वेनिला, कौन सा लिया? वेनिला, ठीक है ना। वेनिला, वेनिला क्या होता है? वेनिला जो है एसिड में अपना स्मेल रखेगा, एसिड में अपना स्मेल रखेगा, जबकि बेस में अपना स्मेल लूज कर देता है। दोनों बेस में लूज कर दिया। बताओ, बेस में दोनों क्या किया? अपना स्मेल लूज कर दिया। इसी को कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एक क्या होता है? क्लोव ऑयल भी होता है, वो भी क्या करता है? अपना स्मेल चेंज कर देता है एसिड और बेस में। बात समझ में आ गया? चलो अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यहां तक हम लोग क्या बात किए? यहां तक हम लोग बात किए एसिड क्या है, बेस क्या है, एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इंडिकेटर की बात किए, कौन सा कलर किस में क्या करता है, ये सब हम लोग बात किए। अब हम लोग बात करेंगे क्या? अगला टॉपिक हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। चलो, तो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। अब ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई दर्द तो नहीं ना किसी को है? चलो तब स्टार्ट करते हैं अब। चलो तो हम लोग चलो टॉपिक हमारे पास में आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मतलब इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या देगा, क्या क्या बनेगा। चलो, तो सबसे पहले अपने पास में है क्या? एक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ कैसा रिएक्शन करता है? चलो, तब मेटल के साथ कोई भी एसिड लेगा ना, कोई भी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लो चाहे वीक एसिड लो, सब एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन निकालता है। क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस को निकालता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड, जैसे डाइल्यूट HCl हो गया, डाइल्यूट HNO3 हो गया, डाइल्यूट हमारे पास में H2SO4 हो गया, ये सब डाइल्यूट फॉर्म में अगर एसिड को लेते हैं ना, तो अगर हम लोग उसको किसी एक्टिव मेटल, इनएक्टिव लेगा तो नहीं होगा। तुम गोल्ड मिला दो तो नहीं होगा कुछ, तुम सिल्वर मिला दो नहीं होगा कुछ, प्लेटिनम मिला दो नहीं होगा कुछ, कॉपर मिला दो नहीं होगा कुछ। तुमको एक्टिव मेटल ही लेना है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाला है। तो हाइड्रोजन को साइड करने वाला हाइड्रोजन से बड़ा होना चाहिए। अब हाइड्रोजन को साइड उसके से छोटा वाला कैसे कर सकता है? इससे छोटा वाला कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो हाइड्रोजन को अलग करना है, एसिड से हाइड्रोजन को अलग करना है, तो हाइड्रोजन को अलग करने के लिए हाइड्रोजन से सीनियर वाला ना चाहिए। जूनियर वाला कैसे करेगा? मान लो स्कूल में तुम्हारा कोई जूनियर टीचर है, जूनियर टीचर नहीं बोल सकते हैं, जूनियर टीचर क्या होता है? जूनियर टीचर कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है? वो लो क्लास को पढ़ाने वाला टीचर है, समझा है ना। मान लो प्रिंसिपल आया, तो प्रिंसिपल जो है वो लो क्लास वाले टीचर को साइड करने का कैपेसिटी रखता है। लेकिन अगर उसी टीचर से भी लो क्लास पढ़ाने वाला कोई टीचर है ना, अब उसको वो साइड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। मतलब क्या चाहिए? मतलब चाहिए कि हाइड्रोजन से ऊपर वाला, हाइड्रोजन से
हाइड्रोजन से सीनियर वाला मेटल चाहिए, सीनियर वाला मेटल ही हाइड्रोजन को क्या करेगा, उसको सेपरेट कर सकता है। इसलिए क्या होगा कि जब हम लोग एसिड में मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक्टिव मेटल लेंगे, वही एक्टिव मेटल हाइड्रोजन को भगा देगा लात मार के, साइड करके वो अपने जाके खड़ा हो जाएगा। जाओ, तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो गया, मतलब हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कभी हम लोग मेटल को, एक्टिव मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको मेटल का सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये ऊपर ऊपर उड़ेगा, ऐसा ऐसा। बात समझ में आ गया। अगर हम लोग इसी का रिएक्शन को अगर लिखने जाएं, इस सब का रिएक्शन क्या होगा, एग्जाम में पूछा जाता है कंप्लीट द रिएक्शन, तो समझो कैसे कंप्लीट करते हैं, बात को समझना। देखो क्या है, ये जिंक है ना, ये क्या है, जिंक है, यहाँ H2SO4 है, तो जिंक क्या करेगा, सीनियर है किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से क्या सीनियर है, तो इसको भगा देगा, इसको साइड कर देगा और अपने उसके जगह पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बात समझे ना। तो क्या होगा, जिंक साइड कर दिया और इसको ZnSO4 बना दिया और हाइड्रोजन बेचारा मुंह ताकेगा साइड खड़ा होकर के, हमको हटा दिया, रोने लगेगा। चलो, अब मैग्नीशियम जो है, क्या है, मैग्नीशियम जब इसके साथ कंबाइन करेंगे तो यहां से क्या करेगा, H2 हाइड्रोजन को भगा देगा और अपने क्या बना देगा, अपने बना देगा MgCl2 और साइड कर देगा किसको, हाइड्रोजन को भी यहां पर ताकेगा मुंह, हमको हटा दिया। चलो, अब Fe को जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी यहां पर ये होगा FeSO4 और साइड में क्या हो जाएगा, मेरा H2 हो जाएगा। हमको भगा दिया, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर H2 जो है वो साइड हो गया, H2 क्या हो गया, साइड हो गया। अब देखो ये रिएक्शन हुआ कैसे, तो हम बता दिए, भगा दिया, लेकिन हुआ कैसे, देखो हुआ ऐसे, बात को समझना। यहां पर क्या होता है, ये एसिड हमारा टूटा हुआ फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे तो डाइल्यूट फॉर्म में टूटा हुआ रहेगा, तो कैसा बनेगा, ये H+ में, 2 ठो H+ में और SO4 2- आयन में टूटा हुआ रहेगा। और यहां पर जिंक है, जैसे हम लोग इसमें डाले ना, तो देखा इसके पास में 2 ठो इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है, 2 ठो इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कमी हो गया इसके पास में। तो क्या किया ना, जिंक तुरंत क्या करेगा, अपने आप को इसी के जैसा ढाल लेगा, मतलब जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा और निकाल के इसको देके बोलेगा जाओ तुम साइड हो जाओ। अब ये क्या करेगा, ये बोला तुम्हारा क्या बन गया, Zn का प्लस बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Zn का क्या होगा, प्लस बन गया। अब जैसे 2 प्लस बन गया तो ये क्या होगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होकर क्या बना दिया, ZnSO4 बना दिया। इसके पास कमी नहीं, इसके पास ज्यादा है, हम कभी बोल दिए अभी ज्यादा होगा इसके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में ज्यादा, इसके पास में कम है, इसके पास क्या है, कम है। अब इसी को अगर देखेंगे तो ये भी टोटल फॉर्म में रहेगा, H+ और Cl-, टूटा हुआ फॉर्म में है H+ और Cl-। तो ये भी क्या किया ना, ये भी क्या करेगा, Mg कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला ना, इसको दे दिया, ले तुम जाओ भाग साइड हो जाओ, तो इसको क्या साइड करा दिया और अपने आप में क्या किया, 2 ठो Mg का 2+ और Cl यहां पर क्या करेगा, 2 ठो क्या किया, कंबाइन करके बना दिया, क्या MgCl2 बना दिया। इस तरह से हमारा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन निकाला, वो दिया, उसको भगा दिया, साइड चले जाओ, अब ये जाकर इसके साथ कंबाइन हो गया। तो जब कभी भी हम लोग मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मेटल का सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं, देखो इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। क्या करेंगे, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में हम लोग एसिड को रख देते हैं और कुछ मेटल को डाल देते हैं, यहाँ पर कॉर्क को लगा देंगे और यहाँ पर पाइप लगा करके हम लोग सोपी वाटर में, कौन सा वाटर में, सोपी वाटर में, हम लोग सोपी वाटर में इस पाइप को ऐसा लगा देंगे तो बुलबुला निकलेगा, बबल निकलेगा। अब बताओ बबल में कौन सा गैस भरा रहेगा, कौन सा गैस, हाइड्रोजन। जैसे ही हम लोग देखें यहाँ पर, मान लो क्या ले लिए हैं, कौन सा लिए हैं, मान लो हम लोग ले लिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या चीज को डालें, Zn को डालें। अब बताओ जिंक जो मेरा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, ZnSO4 बना देगा और H2 गैस निकालेगा। अब H2 गैस यहां से रिलीज करेगा। अब इसको जाने का कोई जगह है नहीं, यही एगो रास्ता, यहां से निकलते जैसे आएगा यहां पर आया और यहां पर जैसे देखा रे पानी है, तो पानी से क्या बनेगा, बबल बन जाएगा। अब बबल में क्या भरा हुआ है, बबल में हमारा भरा हुआ H2 गैस। क्या कौन सा गैस, H2 गैस। लेकिन हम क्या करेंगे, कैंडल लेके आते हैं, माचिस लेके आते हैं, कुछ से जला देंगे इसको, तो जैसे जलाएंगे ना तो पॉप 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 साउंड निकलेगा। क्या निकलेगा, पॉप पॉप साउंड निकलेगा। तो हम लोग पता लगा सकते हैं, अब जैसे पॉप साउंड निकल के आया, प्रोड्यूस हुआ, पता लगा लेना, मतलब समझ जाना कि इसमें कौन सा गैस था,
H2 गैस था। तो H2 गैस का आइडेंटिफाई करने का ये तरीका हो गया कि पॉप साउंड अगर निकल के आया, कौन सा साउंड, पॉप साउंड अगर निकल के आया, मतलब कौन सा है, मतलब H2 गैस निकला है। कौन सा गैस निकला है, H2 गैस निकला। पॉप साउंड निकला, H2 गैस है। पॉप साउंड निकला, H2 गैस है। पॉप साउंड निकला, H2 गैस है। तो याद रखना पॉप साउंड H2 गैस का आइडेंटिफिकेशन होता है। समझ में आया ना? ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान देना। सोपी वाटर क्यों लेते हैं, सोपी वाटर इसलिए लेते हैं क्योंकि बुलबुला उसका इकट्ठा होगा एक जगह पर, और एक से वो जगह पर हम लोग उसको माचिस जला देंगे तो पॉप करके क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसका भी एक एक्टिविटी वाला जो प्रैक्टिकल वीडियो बना हुआ है, तुम लोग अगर उसको अच्छे से समझना चाहता है, जो अभी अभी हम बोल के समझाएं, वहां पर करके समझाएं, उसको देख लेके तो मजा आ जाएगा, एकदम फीलिंग आ जाएगा किस तरह से उससे ऐसा होता है। और अगर करना है अच्छे से तो आओ ऑफलाइन सेंटर में, हम लोग उसको अच्छे से करके समझते हैं इस तरह से, ठीक है ना। हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं कि तो ऐसे होता है, ऐसे गया गैस, इस तरह से हम लोग करके देखते हैं। अगर करना है ऑफलाइन सेंटर आओ, वहां पर हम लोग करके देखेंगे। बात क्लियर है, बात समझ में आ गया? चलो अब हम लोग बात करेंगे क्या, एक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। एक्शन विथ कौन सा ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। चलो तब एक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अरे ब्लर काहे होता है, चलो टॉपिक हमारा अब है एक्शन विथ मेटल का ऑक्साइड। अब देखो मेटल ऑक्साइड के साथ में, किसके साथ में, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब देखो एक चीज याद रखो, मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना, मेटल का ऑक्साइड, कौन सी चीज का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, हाँ मेटल का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। बेसिक 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 मतलब बेस वाला नेचर इसके पास में, कैसा वाला। और हम करा रहे हैं किसके साथ में, एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड के साथ। अब बताओ एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर भी वही चीज होगा, यहां पर भी वही चीज होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एसिड को जब हम लोग मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। काहे बनता है सॉल्ट, इसलिए बनता है क्योंकि मेटल का ऑक्साइड हमारा बेस हो गया। हम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको सॉल्ट और वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर हो गया, बेस को एसिड के साथ रिएक्शन कराएगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। यही हमारा हो गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट हैपेंड व्हेन दिस मेटल इज रिएक्ट विद दिस मेटल ऑक्साइड। तो क्या इस मेटल को इस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जिस मेटल को लिए हैं ना उसी मेटल का सॉल्ट बना देगा। उसी मेटल का क्या बना देगा, सॉल्ट अपने को बना देगा। एग्जांपल हम लोग क्या लिए, जिंक का ऑक्साइड को लिए हैं और हम लोग क्या लिए, HCl को लिए हैं। तो क्या होगा बताओ, यहां से टूटेगा, यहां से अलग होगा, यहां से सेपरेट होगा, Zn2+ और O2- अलग हो गया। और यहां से भी क्या होगा, अलग होगा, दोनों में फूट डल जाएगा, अलग होगा। H+ और Cl- टूट के अलग हो गया। अब आयन एक्सचेंज हो जाएगा। आयन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। E वाला जो Zn2+ है वो क्या करेगा, इस Cl को लेकर भाग जाएगा। तो जैसे ही Zn Cl को लेकर भागेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, Zn इसका चार्ज 2+ और Cl इसका चार्ज -1। अब हम लोग नंबर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ZnCl2। देखो बन गया ZnCl2। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये जो H जो है वो अच्छा चुके गो यहाँ पर प्लस शायद 2 गो है तो इसको 2 गो ना Cl चाहिए तो 2 गो यहाँ, ये भी 2 गो लेकर टूटेगा तो 2 ठो लेके तो भाग गया था। बचा 2 गो H+ और 1 ठो यहाँ पर ऑक्सीजन। अभी दोनों मिल करके क्या बना देगा, दोनों मिल करके बना देगा H2O बना देगा, मतलब पानी बना देगा। तो क्या निकल गया यहाँ से, वाटर बाहर निकल गया और क्या निकल गया, सॉल्ट निकल गया। बात समझ में आया ना। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लोग इसको लें, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका लें, दूसरा एग्जाम्पल अगर लें इसका हम लोग, देखो क्या होगा, बात समझना। अरे मिटो न रे जल्दी से, हट। चलो अगर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड को अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, देखो यहां पर H2SO4 जो है ना, 2 ठो H+ और SO4 2- आयन में टूटा और यहां पर क्या टूटेगा, Mg का 2+ और O का 2- टूटा। अब अलग होगा, दोनों क्या होगा, दोनों आयन को एक्सचेंज कर लेगा। देखो ई ठो पॉजिटिव वाला इसका नेगेटिव को लेके भागेगा तो क्या बन जाएगा, MgSO4 बना दिया। और यहां से क्या बना देगा, 2 ठो H+ आयन और O2- आयन दोनों जुड़ के पानी बना दिया, वाटर बना दिया। तो एक ठो बन रहा है मेटल का सॉल्ट और एक ठो बन रहा है वाटर बन रहा, मेटल का सॉल्ट और वाटर बन रहा। याद रखना जब हम लोग एसिड को मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। और क्या बनता है, पानी। क्यों ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर है और इसको एसिडिक के साथ करा दिए तो सॉल्ट और पानी बन गया, सॉल्ट और वाटर बन गया। बात समझ में आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है।
नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो क्या है एक्शन विथ, ऐसे नहीं करो, नहीं करो ऐसे। चलो अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, हाँ ठीक है, अब शांत है। अब चलो अब क्या है मेरे पास में, एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम लोग क्या कराते हैं, एसिड का मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, बात को समझना। देखो मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ और निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना कार्बोनेट वाला पार्ट अगर होगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बोनेट वाला पार्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, देखो यहां पर क्या है अपने पास, यहां पर है कैल्शियम का कार्बोनेट। हम लोग इसको HCl के साथ एसिड के साथ करा दिए तो क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा और जिस चीज का मेटल लिए हैं उस चीज का सॉल्ट बनेगा, उस चीज का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो क्या क्या निकालेगा, पानी निकालेगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, बहुत अच्छा, और साथ में मेटल का ऑक्साइड निकाल देगा। अब जैसे देखो ये कैसे होगा, तोड़ो इसको तोड़ेंगे तो क्या, कैल्शियम का आयन में टूटेगा, है ना, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में टूटेगा और कैल्शियम का आयन ऑक्सीजन क्लोरीन को लेकर के क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, पानी बना देगा साइड में और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो बस ये तुमको मेन याद ये रखना है कि क्या याद रखना, मेटल का सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट प्लस में पानी, वाटर 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 वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बात समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन होता है। तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट हैपेंड व्हेन दिस मेटल कार्बोनेट इज रिएक्ट विद दिस एसिड, तो क्या कहना है, पहला तो तुमको पानी निकालना है, दूसरा तुमको क्या निकालना है, दूसरा तुमको कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, ठीक है ना। और जो भी मेटल है उसका क्या बना दो, सॉल्ट बना दो, बन गया, क्या बना दो, बन गया। अब अगर इसी को हम बाइकार्बोनेट के साथ करा दें, ये तो कार्बोनेट था ना सिंपल, अगर बाइकार्बोनेट के साथ में करा दें, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट, हम लोग इसको एसिड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ में, तो वही मेटल का सॉल्ट, 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 मेटल का सॉल्ट बनाएगा, मेटल का सॉल्ट बनाएगा। फिर क्या निकालेगा बताओ, फिर क्या निकालेगा बताओ, फिर वाटर निकालेगा, वाटर निकालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गया। फिर से एक बार, अगर हम लोग एसिड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, पानी बनेगा, पानी बनेगा, पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जो भी मेटल लिए हैं उसका सॉल्ट बना देगा। बस यही चीज तुमको याद रखना है। एग्जाम में तुमको व्हाट हैपेंड वाला क्वेश्चन देगा, तुमको असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दे देगा, तुमको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बना सकता है, इससे समझ में आया ना, इस तरह का क्वेश्चन तुमको बनेगा। क्लियर है सभी को? समझ में आया क्या नहीं आया? वीडियो बार बार ब्लर हो जा रहा है ना, हो जा रहा है क्या? लग तो रहा है हमको ऐसा, वीडियो बार बार ब्लर हो जा रहा है, जब हम इधर से उधर चल रहे हैं ना तो वीडियो शायद ब्लर हो जा रहा है। ये फोकस बार बार जो है ना चेंज कर रहा है, काहे ऐसे करता है रे। चलो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। देखो क्या होता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। देखो कुछ कुछ एसिड हमारे पास में मिनरल एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, मिनरल एसिड होता है। तो ये सब जो एसिड है इसको मिनरल या फिर हम लोग रॉक से ऑब्टेन करते हैं। ये सब एसिड जो है काफी हार्मफुल होता है और ये सब एसिड काफी हार्मफुल नहीं होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है ना, इसका यूज हम लोग करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जबकि इससे दिक्कत है। इसको कहते हैं वीक एसिड और इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एक चीज बात समझना,
पानी में अगर डिसॉल्व कराते हैं, वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, 100% टूट जाएगा। जबकि इसका 100% आयन डिसोसिएट नहीं होगा। अगर 100% आयन डिसोसिएट हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। अगर बेस रहा तो स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर वीक रहा तो वीक एसिड, वीक बेस। 100% डिसोसिएशन उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, टॉपिक हमारे पास में क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ क्या, एसिड। कोई दिक्कत है क्या, बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखो दिक्कत यहां पर ये होना चाहिए तुम लोगों को कि बेसिसिटी का है यूज किया एसिडिटी के लिए, एसिड के लिए। हाँ, तो एसिड के लिए बेस का इस्तेमाल करते हैं और बेस के लिए एसिडिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होता है टर्म बेसिसिटी, देखो एसिड में कितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, द टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज नोन एज क्या, इज नोन एज बेसिसिटी। अब जैसे जैसे H2SO4 कई गो हाइड्रोजन निकलेगा इसमें, देखो 2 ठो H प्लस और निकलेगा, 2 गो H प्लस निकलेगा, इसका बेसिसिटी 2 हो गया। 2 बेसिसिटी क्या हो गया, 2 बेसिसिटी। बेसिसिटी का कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे डाई बेसिक एसिड। नाम इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सुंदर से लिखते हैं, ब्लर नहीं हो रहा है वीडियो, चलो इसको सुंदर से लिखते हैं, हम सुंदर से लिखेंगे, चलो लाल अक्षर से। देखो इसमें क्या है, इसको अगर तोड़ो तो तोड़ने पर क्या होगा, 2 ठो H प्लस और SO4 2 माइनस निकल गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, मजा आ गया। अब ये जो चीज है ना, 2 ठो निकला ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं 2 बेसिसिटी। इसका बेसिसिटी, इसका बेसिसिटी, इसका 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 बेसिसिटी, इसका बेसिसिटी 2 है। और जब 2 बेसिसिटी है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 2 का मतलब डाई, मतलब डाई बेसिक। डाई बेसिक कौन सा बेसिक, डाई बेसिक। कौन सा बेसिक, डाई बेसिक। बात समझ में आया। चलो अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 ठो H प्लस में और कार्बोनिक 2 माइनस में टूट जाएगा। क्या कटेगा, 2 ठो माइनस में टूटेगा। मतलब हम लोग इसको भी कह सकते हैं 2 ठो बेसिसिटी, मतलब डाई बेसिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड। क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड कहेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है। काहे ब्लर काहे होता है तुम्हारे। चलो अब बात करते हैं HCl। देखो H प्लस और Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। देखो तो इसमें एक ही टोन निकला तो इसको बोलेंगे क्या, 1 बेसिसिटी। इसका बेसिसिटी कितना होगा, 1 होगा। बेसिसिटी कितना होगा, 1। और एक बेसिसिटी है, मतलब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मोनो बेसिक। मोनो बेसिक, मोनो बेसिक, मोनो 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 बेसिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, मोनो बेसिक एसिड कहेंगे। बात समझ में आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं टोटल नंबर में कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है किसी भी एसिड के पास, उसी को बेसिसिटी कहते हैं। स्टेटमेंट अगर देखें इसका, इट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एन एसिड विच कैन रिलीज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम लोग किसी भी एसिड को वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो कितना नंबर में H प्लस निकल रहा, वही नंबर ऑफ H प्लस हमारा क्या कहलाता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड कहलाता है। अगर 1 निकलता है तो मोनो बेसिक एसिड, 2 निकलता है डाई बेसिक एसिड, 3 निकलता है ट्राई बेसिक एसिड, 4 निकलता है टेट्रा बेसिक एसिड, उसको कहेंगे। बात समझ में आता है। कहीं कोई दिक्कत होता है, नहीं होना चाहिए, नहीं भी हो रहा होगा। चलो तब अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस का क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, चलो बेस का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हम लोग एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए। अगला टॉपिक हमारे पास आता है, क्या आता है, आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। चलो तो बेस का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो बेस का केमिकल प्रॉपर्टी यही हो गया कि एक्शन विथ मेटल, यानी कि अगर हम लोग बेस को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ करा दें, बेस को मेटल के साथ करा दें। किसके साथ करा दें, बेस को मेटल के साथ। देखो तो बेस को भी मेटल के साथ कराएंगे ना तो वही होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मतलब मेटल जैसे जिंक हो गया, टीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब हमारा स्ट्रॉन्ग एल्केली यानी बेस के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। कौन सा गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। बात समझ में आया। देखो अगर हम लोग जिंक को NaOH के साथ, जिंक को NaOH के साथ में जब रिएक्शन करा दिए ना तो यहां से H
H2 निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बना देगा, यहाँ बना दिया सोडियम जिंकेट, मतलब यहाँ पर क्या बना दिया, मेटल का सॉल्ट, मेटल का क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया। अगर हम लोग एसन, ये भी मेरे पास मेटल हो गया, हम बेस के साथ रिएक्शन करा दिए तो H2 निकल जाएगा और यहाँ पर एसन का क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया। क्या बना दिया, एसन का सॉल्ट बना दिया। समझ में आया ना, इसको कहेंगे क्या, मेटल का बेस। क्या कहेंगे इसको, मेटल का बेस कहेंगे। यहाँ H2 गैस निकाल दिया, यहाँ भी H2 गैस निकाल दिया। बात समझ आएगा, मेटल का बेस और ये क्या हो गया, H2 गैस निकाल दिया। मतलब सीधा साधा सा कंसेप्ट है कि अगर बेस को किसके साथ करा रहा है, बेस को तुम मेटल के साथ कराओ। बेस को जब मेटल के साथ करा देगा तो H2 गैस सॉल्ट निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो अब बात करते हैं एक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ एक्शन कराएगा तो देखो क्या होगा, बेस को नॉन मेटालिक के साथ। अब एक चीज याद रखना, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। ये क्या होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। तुम ही लोग बताओ क्या होगा, ये एसिडिक नेचर का है। कैसा नेचर का है, एसिडिक नेचर का। और हम लोग करा रहे हैं इसको बेस को, किसको करा रहे हैं, बेस को। तो बेस हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, मतलब एसिड के साथ किया। तो बेस को जब एसिड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। सॉल्ट और क्या बनता है, वाटर बनता है। चलो तब हम लोग कह सकते हैं देखो ये अपने पास में हो गया बेस और ये हमारे पास हो गया एसिड। चूंकि हम लोग जान रहे हैं ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड हमारा क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड को बेस के साथ करा दो तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यहां भी देखो क्या हो गया, बेस है अपने पास और ये क्या है, ये है एसिड है अपने पास। तो एसिड को बेस के साथ कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर। और ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया ना? यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया एक्शन मेटल किसका हम लोग बेस का एसिड के साथ कराएंगे। नहीं एसिड नहीं, नॉन मेटल के साथ कराएंगे। नॉन मेटल एसिडिक नेचर का होता है। तो सिंपल सा फंडा है कि एसिड को निकालो, सॉल्ट को निकालो और वाटर को निकाल दो। क्लियर है, बात समझ में आया सबको? कहीं कोई तकलीफ नहीं भी होना चाहिए, होगा भी नहीं। चलो बात है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड और बेस। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, देखो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होगा, तो जो बेस 100% कितना परसेंट, 100% आयन में टूट जाता है उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। जो 100% नहीं टूटेगा, जो 100% नहीं टूटेगा उसको क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। मतलब 100 मॉलिक्यूल्स में से 100 का 100 मॉलिक्यूल टूट जाएगा। जैसे मान लो 100 नंबर का परीक्षा हुआ और 100 नंबर का एग्जाम में तुम 100 का 100 नंबर लाया, बहुत तेज तुम्हें, बहुत स्ट्रांग बच्चा है, बहुत तेज है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन तुम क्या किया है, 100 नंबर का एग्जाम में मात्र 23 नंबर लेके आया है, फेल कर गया जा। तो क्या होगा, फेल कर गया ना, मतलब क्या हो गया, वीक है, बहुत कमजोर है पढ़ने में, तुम पढ़ने का जरूरत तुमको ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वीक है, मतलब क्या हो गया, वीक बेस उसको कहेंगे। बात समझ में आ गया ना? चलो यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं भी होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि एसिडिटी ऑफ बेस, यानी बेस का एसिडिटी। बेस का क्या, तो बेस का एसिडिटी की हम लोग बात करते हैं। बहुत अच्छा, बेस का क्या क्या क्या, बेस का एसिडिटी की बात करते हैं। जिस तरह से वहां पर एसिड का बेसिसिटी था, यहां बेस का एसिडिटी होगा। क्या होगा, उसमें H+ नंबर निकल रहा था कितना, इसमें OH के को नंबर निकलेगा। मतलब बेस में टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितना रिलीज हो सकता है, वही चीज कहलाता है क्या, एसिडिटी। कह सकते हैं यहां पर NaOH है तो NaOH में कै गो बेस निकलेगा, कै गो OH माइनस निकलेगा, तो Na+ और OH माइनस एक तो निकला, मतलब इसको क्या कहेंगे, इसका एसिडिटी। क्या डिटी, एसिडिटी कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। और इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। इसमें क्या होगा, इसमें एक ही को निकलेगा, मतलब इसका एसिडिटी 1 हो गया। इसमें क्या को निकलेगा, 2 को निकलेगा, 2 हो गया। इसमें 2 को निकलेगा, 2। इसमें 3 निकलेगा, 3। इसमें 1 को निकलेगा तो इसका 1 तो हो गया। उसी तरह से मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, इस तरह से हम लोग बेस को भी कैटेगरी में बांटेंगे उसके एसिडिटी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, एसिडिटी के बेसिस पर। कोई दिक्कत है ना, होना तो नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? अरे कौनो दिक्कत तो नहीं ना है, आया कि नहीं आया? अरे ठीक है कि नहीं?
अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। तो क्या होता है कि सभी एसिड और सभी बेस में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, ठीक है ना। तो बात हम लोग करेंगे कॉमन इन एसिडिटी एंड बेस। अब देखो बात को समझो, हम लोग एसिड को लेते हैं और पानी में डिसॉल्व कराते हैं, बहुत सुंदर। हम लोग बेस को लेते हैं, पानी में डिसॉल्व कराते हैं, बहुत अच्छा। अब बताओ दोनों में हम क्या करते हैं, दो तार जोड़कर बल्ब जलाते हैं। अब जैसे ही दो तार जोड़कर अगर बल्ब जलाते हैं तो दोनों से बल्ब ग्लो कर जाता है, यही चीज तो कॉमन है इसमें, यही चीज क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एसिड एंड बेस डिसॉल्व इन वाटर। अगर हम एसिड को भी पानी में डिसॉल्व करा के बल्ब जलाएंगे और बेस को भी पानी में डिसॉल्व करा के बल्ब जलाएंगे तो दोनों में बल्ब जलेगा, कॉमन हो गया। अब ये कॉमन नहीं बोल देना कि एसिड में 1 2 3 4 अक्षर होता, 4 लेटर होता है, बेस में भी 1 2 3 4 लेटर होता है, ये कॉमन हो गया। इसमें एसिड में भी H होता है और इसमें भी H होता है, दोनों में यही कॉमन हो गया। नहीं नहीं, कॉमन नहीं होगा, दोनों में आयंस रिलीज करता है। इसको पानी में डिसॉल्व करा देंगे तो यहां से H प्लस और Cl माइनस, इसको भी पानी में डिसॉल्व कराएंगे तो Na प्लस और OH माइनस निकलेगा। मतलब दोनों ही हमारा आयन रिलीज करता है और आयन रिलीज की वजह से आयन हमारा मूव कर सकता है इधर से उधर, उधर से इधर, और इसी आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसी की वजह से क्या करता है, कंडक्ट करता है। यहां पर देखो एगो बीकर लिए, बीकर में हम क्या कर देंगे, हम इसमें डालते हैं HCl, तो टूटेगा H प्लस और Cl माइनस। ये दौड़ सकता है, मूवमेंट कर सकता है, इसी मूविंग आयन की वजह से ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, NaOH को मिला देंगे तो Na प्लस और OH माइनस, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, यही चीज कॉमन हो गया। ये चीज क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब आगे एक चीज तुम लोग को बताना है, बताओ अगर हम लोग इसमें चीनी घोल देते हैं तो क्या होगा, चीनी घोल देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, क्योंकि चीनी जो हमारा है वो आयन में नहीं टूटता है, और आयन में नहीं टूटता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। जो आयन में टूटेगा वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। यहां तक समझ में आया किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। चलो अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक, यही यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि एगो बीकर ले लिए हैं, एसिड डाल दिए हैं, दो कांटी ले लिए हैं, एक को बल्ब के साथ जोड़ दिए हैं, दूसरा को फिर दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ दिए, यहाँ स्विच लगा दिए हैं, बैटरी लगा दिए। अब बताओ जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉन दौड़ा दौड़ा आएगा, करंट इधर इधर जाएगा, और जैसे ही जाएगा यहां पर आएगा ना तो यहां पर आयन मिलेगा, उसको कौन मिलेगा, आयन मिलेगा। अब ये आयन जो है, ये आयन क्या करेगा, मूव करेगा, तो यही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा इधर से उधर, इधर से उधर, यानी कि सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ये बिजली कंडक्ट हो जाएगा। तो ये एसिड के साथ भी होगा, एसिड को मिलाने पर भी होगा, और अगर बेस को मिला देंगे तो भी होगा। यानी कि एसिड और बेस में यही चीज कॉमन होता है कि दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बात समझ में आया क्या, कोई तकलीफ तो नहीं ना है किसी को, अगर होगा तो बता देना, समस्या भी दूर करते हैं हम। चलो आगे बढ़ जाएं। अरे ठीक है ना, सब सही है ना, सब कुछ सही है ना, कौनो तकलीफ तो नहीं ना है किसी को, होगा तो बोल देना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ठीक है, तब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, व्हाट हैपेंड टू एन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस का पानी के सॉल्यूशन में, पानी का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है समझो। तो अगर हम लोग एसिड को पानी में डिसॉल्व कराते हैं, और हम लोग एसिड को पानी में जैसे डिसॉल्व कराते हैं तो देखो क्या होता है, जैसे ही हम लोग HCl को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HCl हमारा टूटेगा H प्लस में Cl माइनस में। तो क्या होता है, होता ये है, अगर हम बेस को कराएंगे तो क्या होगा, NaOH को अगर हम लोग किसके साथ कराएंगे, H2O के साथ करा देते हैं तो यहां पर टूटेगा Na प्लस और OH माइनस आयन टूटेगा। आयंस में टूट जाता है, आयंस में टूट जाता है। कह सकते हैं सबस्टांस कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस नॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड OH ग्रुप।
रेस्पेक्टिवली, बट ड्यू टू देयर रिलीज एज H प्लस और OH माइनस आयन। ये बात पहले भी बोल चुके थे, फिर बोल रहे हैं, फिर बोलेंगे कि एसिड उसी को कहेंगे, और एसिड जो हमारा होता है वो H एटम के वजह से नहीं होता है। तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा, और इस पर छपेगा एग्जाम में, देख लेना कि एसिड उसको हम नहीं कहते हैं कि एसिड में H मतलब H हाइड्रोजन एटम की वजह से एसिड नहीं होता, हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिडिक होता है। OH की वजह से एसिड नहीं होता, OH आयन की वजह से एसिड होता है। बात समझ में आ रहा है ना। एसिड जो हमारा H एटम की वजह से नहीं होता, H प्लस आयन की वजह से होता है। बात समझ में आया। OH एटम की वजह से नहीं होता, OH आयन की वजह से एसिडिक हमारा होता है। तो जैसे हम लोग डिसॉल्व कराते हैं पानी में तो ये टूट जाता है, इसी वजह से एसिड है। जैसे ही पानी में डिसॉल्व कराते हैं टूट जाता है, इसलिए क्या हो गया, ये बेस हो गया। बात समझ में आ गया। चलो अब यहां पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही गंभीर समस्या हमारे पास में है कि HCl जो होता है ना वो गैस फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस फॉर्म में। तो क्या हम इसको HCl एसिड बोले, हम इसको HCl एसिड बोले, नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये H प्लस आयन नहीं है, इसमें H एटम है, आयन तो नहीं ना है, तो आयन होगा तभी कहेंगे। तो बोला जा सकता है कि गैसुअस स्टेट HCl इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इट इज नॉट एसिड एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ये एसिड नहीं होगा, और एसिड अगर नहीं होगा यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेगा। समझ में आया। लेकिन अगर इसको हम एक्वस में इसी गैस को ले करके हम लोग क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे, पानी में हम लोग पास करा देंगे। जैसे पानी में घोल देंगे तो अब गैस क्या बन गया, HCl एसिड बन गया। क्या बन गया, HCl एसिड। अब HCl एसिड बन गया तो H प्लस में और Cl माइनस में टूटने का क्षमता रखता है, H प्लस और Cl माइनस में टूटने का क्षमता रखता है। बात समझ में आया ना। अब इसी आयन के टूटने की क्षमता की वजह से हम लोग कह सकते हैं क्या, हम लोग कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेगा और एसिडिक नेचर भी होगा, और तब हम लोग इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या कहलाएगा, गैस फॉर्म में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और ये क्या कहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस फॉर्म में गैस, इस फॉर्म में एसिड नहीं है, इसी फॉर्म में केवल एसिड होगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है, समझ में तो आ गया होगा सभी को। चलो और पढ़ें, और पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सुंदर। चलो टॉपिक हमारे पास में आता है, टॉपिक आता है, क्या आता है टॉपिक, देखो यहां पर एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है ऑगस्ट अर्हेनियस। इनका नाम है ऑगस्ट अर्हेनियस। अब ऑगस्ट अर्हेनियस क्या किए थे, अभी जो हम लोग पढ़े ना कि एसिड किसको कहते हैं, H प्लस आयन रिलीज करे एसिड कहलाता है, OH माइनस रिलीज करे बेस कहलाता है। तो ये किस कंसेप्ट के आधार पर हम बोले, इसको अर्हेनियस कंसेप्ट कहते हैं। अर्हेनियस साहब के द्वारा एसिड को बताने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया, जिस कंसेप्ट को अर्हेनियस कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। कह सकते हैं ऑगस्ट अर्हेनियस स्वीडिश केमिस्ट, स्वीडन के केमिस्ट ये थे। स्वीडिश केमिस्ट हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर एसिड एंड बेस नोन एज अर्हेनियस थ्योरी। अब अर्हेनियस थ्योरी का कुछ कुछ पॉइंट होता है, तो क्या क्या पॉइंट है। पहला तो हम लोग यही कह सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होगा जो वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस रिलीज करेगा, और बेस वो सब्सटेंस होता है जो 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 क्या करेगा, जो पानी में OH माइनस रिलीज करेगा। तो जैसे हम लोग इसको पानी में डिसॉल्व कराएंगे तो वो क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगा, आयन में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। तो एसिड और बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर स्प्लिट इनटू आयंस, किस में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, और इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, जब डाइल्यूट करेंगे, जब क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूट करने पर ये जो आयंस हमारा जो होता है ना, वो सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से क्या होगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और ये सेपरेट होने के प्रोसेस को कहते हैं क्या, हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन ऑफ आयन। आयन का डिसोसिएट हो गया, उसमें टूट गया, आयंस क्या हो गया, अलग अलग दूर चले गया, अलग अलग टूट गया। अब कितना परसेंट टूटा है, फ्रैक्शन क्या है, 100 में से कई को टूटा, 100 में कितना फ्रैक्शन टूटा, इसको हम कहते हैं एक्सटेंट या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ, मान लो 100 में से 100 टूट गया तो पूरा का पूरा टूट गया, मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी अच्छा था, मतलब 100 का 100 टूट गया तो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, 100 नहीं टूटा ना तो वीक कहलाएगा। तो बोल सकते हैं अगला कि फ्रैक्शन ऑफ एसिड और बेस विच डिसोसिएट इनटू आयन इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। और
अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू, सबसे उच्चतम मान कितना होगा, सबसे उच्चतम मान 1 होगा, 1 होगा। अब पूछ दो कैसे 1 होगा, देखो ऐसे 1 होगा। हम लोग लिए थे कै गो पार्टिकल्स, 100 पार्टिकल्स, मतलब 100 आयंस लिए थे और टूटा कै गो, मान लो 100 टूट गया, तो 100 में से 100 काट के 1 आएगा। अगर मान लो 90 टूटा तो 0.9 आएगा, अगर मान लो 80% ही टूटा तो 0.8 आएगा, 70% टूटा 0.7, 60 0.6, 50 0.5, 40 0.4, 30 0.3, 20 0.2, 10 0.1, मतलब 100% टूटा तो 1 होगा, और क्या होगा 10% टूटा तो 0.1 होगा। मतलब 0 से लेकर कहां तक, 1 तक ही ने लाई किया है, तो 0 से 1 तक लाई किया, मतलब क्या हुआ, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, और जिसका 1 होगा मैक्सिमम वैल्यू अल्फा का, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, बेस के कंडीशन पे स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। बात समझ में आया? चलो, अब ये भी कहा जा सकता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एसिड और बेस पर डिपेंड करेगा। अगर 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 वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, कैसा एसिड हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, तो डिग्री उसका क्या हो जाएगा, हाईली डिसोसिएटेड हो जाएगा, हाईली डिसोसिएट हो जाएगा। जबकि अगर वीक एसिड या बेस होगा तो क्या होगा, लेजर डिसोसिएट। कैसा होगा, लेजर, मतलब बहुत ही कम डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट उसका क्या होगा, काफी कम होगा। डिसोसिएशन उसका काफी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिसोसिएशन काफी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आया सबको, कोई तकलीफ तो नहीं ना है? चलो, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैरी करेगा मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से, तो हमको पहले से मालूम है, हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो, अब कितना, जितना ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होगा उतना ज्यादा हमारा कंडक्टिविटी होगा, समझा है ना। कम मोबिलिटी होगा तो कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसी को कहते हैं अर्हेनियस थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको, अर्हेनियस थ्योरी कहते हैं। अब वही हो गया। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, जब हम लोग एसिड को, HCl को जब पानी में डिसॉल्व करा देंगे तो H2O हमारा में क्या होगा, H+ और Cl-, और यहाँ पर H2O रहेगा। तो देखो, ये जो H+ है ना, ये अकेले कभी नहीं रहेगा, इसको डर लगता है, अकेले नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये H2O के साथ जुड़ जाएगा, H2O के साथ कंबाइन हो जाएगा, और H2O के साथ कंबाइन हो जाएगा तो बना देगा H3O+, H3O+, और H3O+ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, एसिड का H+ कभी अकेले नहीं रहेगा, पानी में डालेंगे तो H+ जो है वाटर के साथ जुड़ करके, कंबाइन हो करके, जुड़ करके क्या बना देगा H3O+, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, H3O+, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। बात समझ में आ गया? इसी कंसेप्ट को आर्हेनियस कंसेप्ट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई शंका नहीं ना है? आगे बढ़ जाए, है तो बता दो। चलो तब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास में क्या आता है, व्हाट हैपेंड इन द डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस व्हेन विथ वाटर। हम लोग क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं। तब देखो, बात को समझना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मान लो मेरे पास में क्या हो गया, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, एसिड है। जैसे हम लोग इसको डाइल्यूट करते हैं, जैसे क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूट करने से क्या होगा, H+ आयन हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और पर यूनिट वॉल्यूम देखो, यहाँ पर देखो, इसका ये जो रेड वाला है ना, वो एसिड वाला है, वो क्या वाला है, एसिड वाला है। और यहाँ पर देखो, रेड वाला एसिड का क्या हो गया, पार्टिकल हो गया। तो देखो, इसमें क्या एसिड का पार्टिकल ज्यादा है और इसमें एसिड का पार्टिकल्स क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे हम लोग इसको डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूट करने से पर यूनिट जो वॉल्यूम है एसिड का, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। डाइल्यूट करने से पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, एसिड का कम हो जाता है। पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, अब क्या होता है ना, एक चीज याद रखना, ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बात समझा ना, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखो, होता क्या है कि इसलिए ये कहा जाता है कि मेरे पास एसिड है एक बीकर में और यहाँ पर वाटर है, तो हम क्या करते हैं कि वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं कभी। याद रखना, वाटर को एसिड में कभी नहीं मिलाया जाता है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, पाप चढ़ेगा क्या, नहीं, पाप नहीं चढ़ता है। देखो, होता क्या है, होता ये है कि जब हम लोग वाटर को, किसको,
वाटर को एसिड में मिलाते हैं, एसिड में मिलाते हैं तो क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम जो एसिड का है ना बहुत तेजी से क्या हो जाता है, बहुत तेजी से कम हो जाता है। और ये एक बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या होगा, बहुत जल्दी हीट निकलेगा ढेर सारा। इसका वीडियो है, देख लेना जाकर के, समझ में आया, समझ में आ जाएगा। तो बहुत जल्दी क्या निकलेगा, बहुत ज्यादा हीट निकलेगा। और इतना ज्यादा हीट निकलेगा, इतना ज्यादा हीट निकलेगा कि बीकर को तोड़ सकता है, बीकर को क्या करेगा, तोड़ देगा। अब तुम यहाँ पर रख करके मिला उला रहा है, काम कर रहा है, बीकर टूट करके तुम्हारे पैर में पूरा फैल गया, पूरे बॉडी में लग गया, तो क्या होगा, जल जाएगा। पहला तो कारण ये। दूसरा कारण, जैसे ही हम लोग वाटर को एसिड में मिलाते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पर इतना हीट निकलेगा ना कि यहाँ का जितना भी एसिड है वो सारा एसिड क्या होगा, वेपर बन के हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। अब जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आया तो हमारे आंख में जाएगा, हमारे नोज में जाएगा, हमारे मुंह में जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक एसिडिक एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो दिक्कत हो सकता है, तो हार्मफुल हो सकता है। दूसरे बात की, तीसरा बात क्या होगा कि जैसे हम लोग एसिड को मिलाएंगे ना तो इतना ज्यादा विग्रस होता है, इतना ज्यादा विग्रस होगा कि उड़ करके हमारे मुंह में पड़ जाएगा, हमारे फेस में पड़ जाएगा, तो फेस से पड़ जाएगा तो फेस जला सकता है, फेस को इफेक्ट कर सकता है। इस वजह से कभी वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं, तो क्या करते हैं, इसको एसिड को हम लोग स्टीरिंग करते हुए, थोड़ा थोड़ा स्टीरिंग करते हुए हम लोग एसिड को वाटर मिलाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होता है। ये मेथड है दोनों को मिक्स करने का। तो याद रखना, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, ठीक है ना। यहां पर इस एक पोस्टर देख सकता है, बहुत ही डेंजर है, देखो डेंजर का साइन है, बहुत ही डेंजर है। अगर हम लोग वाटर को एसिड में मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां से यहां से यहां से यहां से मुंह पे, फेस पे पड़ जाएगा। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बीकर भी टूट सकता है, जो एसिड है वो वेपर बन के सराउंडिंग में जा सकता है और उछल के हमारे फेस पे पड़ सकता है। समझा है ना। हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, गलती से भी मत करना ऐसा चीज, समझा है ना। ये चीज करना, हम लोग एसिड को एकदम स्टीरिंग करते हुए धीरे धीरे स्टीरिंग करते करते धीरे धीरे हम लोग उसको मिलाएंगे तो कोई खतरा नहीं है, कोई हार्म नहीं होगा, कुछ समस्या नहीं आएगा। यहां तक समझ में आ गया है कि नहीं आया है, बतला दो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड को बेस में रिएक्ट कराते हैं तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों गायब हो जाता है, इसी को कहते हैं न्यूट्रल कर दिया। तो इसी को कहते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन में बी डिफाइंड एज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपने को सॉल्ट और वाटर देता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको ध्यान से समझो, मेरे पास एसिड HCl है, अब मेरे पास बेस क्या हो गया, NaOH है। क्या है, NaOH हो गया। जैसे मिक्स कराते हैं ना, देखो होता क्या है, H+ टूटेगा, Cl- टूटेगा, यहां से क्या टूटेगा, Na+ टूटेगा और OH- टूटेगा, ठीक है ना। तो यहां से Na और Cl जुट करके क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, NaCl बना दिया। अब देखो इसके वजह से बेस हो गया और इसके वजह से एसिड हो गया। अब यही दोनों मिल गया जाकर के, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो क्या बोल सकते हैं, H2 बना दिया। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराओ तो सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो तो अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में ये हो गया कि जो बहुत एजेड पर्सन जो होता है, जैसे हम लोग को भी, केवल एजेड पर्सन ही नहीं, केवल हम लोगों को भी कभी कभी हमारा एसिडिक लेवल बढ़ जाता है। स्टमक में एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो बोल सकते हैं, तो एसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो अब बताओ, पेट का जो स्टमक का जो एसिड है, वो एसिड को हमको न्यूट्रल करना है, कम करना है। तो हम क्या करते हैं, बेस को हम लोग ले लेते हैं, और जैसे बेस को लिए, बेस एसिड के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल कर दिया, मतलब हमारा स्टमक में जो पेन जो हो रहा था वो रिलीफ हो जाएगा। बात समझा है ना। तो यहाँ पर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हेल्प लेते हैं, यूज करते हैं। जैसे होता है ना इनो, हम लोग पी लेते हैं इनो, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में, वही वाला इनो। चलो तो पीपल पार्टिकुलर
particularly of old age suffer from acidity problem in the stomach which is caused mainly due to release of excessive gastric juice containing HCl। हमारे स्टमक में जो HCl गैस्ट्रिक जूस में जो HCl गैस रिलीज करता है वो काफ़ी एक्सेसिव में हो जाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा पेन वगैरह जो होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो एंटा एसिड का टैबलेट लेते हैं, ठीक है ना, जैसे जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता हो, जिसमें बेस रहता हो, बेकिंग सोडा हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये सब लेते हैं तो हम लोग का बेस क्या होता है, बेस जो है एसिड को न्यूट्रल कर दिया और हम लोग को पेन से रिलीफ मिलता है और हम लोग आराम करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्या होगा, स्टिंग जो होता है ना, स्टिंग जैसे चींटी काटा, अब चींटी काटता है तो क्या होता है, चींटी काट करके अपने जो डंक इसका स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, उसके स्टिंग में पाया जाता है क्या, एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड रहता है, फॉर्मिक एसिड, या जिसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो जैसे ही हमारे मसल्स में वो वाला क्या किया, एसिड को दे दिया, तो एसिड देने से हम लोग के मसल्स में गया तो हम लोग को जलन होने लगता है, लहरने लगता है, हम लोग कह सकते हैं। तो क्या होता है, वो जो लहरा, वो जो क्या हुआ, वो जो जलन हो रहा है, उस जलन को खत्म करने के लिए, चूंकि एसिड वो छोड़ दिया, हम लोग उसका एंटी मतलब क्या हो गया, बेस को रगड़ देंगे। तो जैसे ही बेस को रगड़ देंगे तो एसिड बेस न्यूट्रल हो गया और रिलीफ मिल गया हम लोग को। हम लोग साबुन से धो सकते हैं, है ना, हम लोग एसिड था ना तो बेस लगाना पड़ेगा, तो हम लोग साबुन से, अभी नहीं कि पूरा हार्मफुल जो है स्ट्रॉन्ग बेस लगा देना जल्दी ठीक हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग वाला नहीं लगाना, हाथ जला देगा। और हम लोग क्या करेंगे, जो बेस जो होता है, जैसे अपने पास में क्या हो गया, अपने पास में सोप वगैरह हो गया, उससे हम लोग धो धा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो न्यूट्रल कर दिए, तो यहाँ पर यूज करें। उसके बाद क्या होता है, वास्प, ठीक है ना, वास्प जिसको हम लोग कहते हैं, बिरनी जो होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है एक एल्कलाइन नेचर होता है। क्या नेचर होता है, एल्कलाइन नेचर होता है, मतलब बेसिक नेचर हो गया। तो हम क्या करेंगे, एसिडिक नेचर जो विनेगर वगैरह जो है, ये एसिटिक एसिड जाकर वहां रगड़ लेंगे तो वो न्यूट्रल करके ठीक कर देगा अपने को। बात समझाया ना। चलो उसके बाद कभी कभी किसान लोग जो है ना, फार्मर वगैरह जनरली क्या करता है, अपने मिट्टी को, खेत मिट्टी को न्यूट्रलाइज करता है। कैसे करता है, उसमें चूना छिड़क देगा। क्या छिड़क देगा, चूना छिड़क देगा। क्योंकि एसिड रेन जब होता है ना, तो एसिड रेन एसिड लिए हुए आता है और मिट्टी को एसिड कर देता है, ठीक है ना, एसिडिक कर दिया मतलब पीएच बढ़ गया उसका। तो हम लोग उसको न्यूट्रल करने के लिए चूना वगैरह छिड़क देते हैं खेत में। क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह को क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, जिससे स्लेक लाइम को छिड़क देते हैं। चूना वगैरह छिड़कने से एसिड को न्यूट्रल कर दिया कौन, बेस, और ठीक हो गया मिट्टी क्या हो गया, ठीक हो गया। तो ये सब हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। क्या था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। बात समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। अगला टॉपिक हमारे पास में क्या है, फिर लगता है ब्लर हो रहा है वीडियो ना। चलो टॉपिक हमारे पास में क्या, टॉपिक हमारे पास में हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम लोग तो जान लिए कि एसिड है, हाँ बहुत अच्छा। हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा एसिड है, हाँ बहुत अच्छा। अब कितना एसिडिक है उसका हम लोग एग्जैक्ट पता कैसे लगाएंगे, एग्जैक्ट पैरामीटर क्या होगा कि हाँ देखो इतने एसिडिक है, उतने एसिडिक है, उतना बेसिक है। तो उसके लिए क्या था कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था एस सोरेनसन। क्या नाम था, एस सोरेनसन। तो एस सोरेनसन क्या किया, एस सोरेनसन जो है ना, एक ऐसा ईजीएस्ट मेथड पता लगाया, एक ऐसा इजी मेथड पता लगा जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है वो, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि पीएच स्केल का पता लगाया। क्या पता लगा, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल एक बहुत ही ईजियर वे है जिससे हम लोग एसिडिक का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि कितना एसिड है वो, कितना बेस है वो। तो खोजने वाले एक डेनिश बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था एस सोरेनसन था। एस सोरेनसन ने क्या किया, एस सोरेनसन ने पता लगाया कि एक स्केल पता लगाया जिसको पीएच स्केल कहते हैं। पी का मतलब यहां पर क्या होगा, पोटेंज। पोटेंज क्या होगा, पी का मतलब पोटेंज, एक जर्मन लैंग्वेज है, एक जर्मन लैंग्वेज है। पोटेंज क्या हो गया, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है, पी स्टैंड फॉर पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है पावर। मतलब किसका पावर भाई, तो हाइड्रोजन का पावर। किसका पावर, हाइड्रोजन का पावर होता है। अब इसी स्केल में अगर देखें तो स्केल 0 से लेकर कहां तक, 14 तक। इसका नंबरिंग कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक इसका नंबरिंग होता है। 0 से कहां तक होता है, 14 तक इसका नंबरिंग होता है। और 0 से 14 तक जो नंबरिंग इसका होता है ना, तो उसको 2 लेवल में बांटा गया, नहीं 3 लेवल में बांटा गया। एक 0 से लेकर के 6 तक, एक हमारा 7 हो गया, और एक 8 से लेकर कहां तक, 14 तक। अगर तुम्हारा किसी चीज का पीएच स्केल में एसिड का या बेस का वैल्यू, अगर सब्सटेंस का वैल्यू जो है 0 से लेकर के 6 के बीच में लाई करता है, तो वो हमारा एसिडिक नेचर का है। कैसा नेचर का है,
एसिडिक नेचर का है। अगर क्या होगा 8 से लेकर 14 तक आ रहा है तो वो बेस नेचर का है। कैसा नेचर का है? बेस नेचर का है। और अगर 7 आ रहा है मतलब वो न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल नेचर का है, मतलब उसमें किस ना तो एसिडिक है और ना तो उसके पास बेसिक है, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, मतलब न्यूट्रल हो गया। अब देखो जो एसिडिक नेचर का होगा ना उसके पास हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है मतलब एसिडिक ज्यादा है, और एसिडिक ज्यादा है पीएच कम होगा। पीएच क्या होगा? कम। और अगर बेसिक ज्यादा है ना तो OH का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, H का कंसेंट्रेशन कम होगा, और उसको क्या बोलेंगे? उसको 8 से लेकर के 14 के बीच में लाई करेंगे। 7 होगा तो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल होगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि एसिड है पीएच लेस देन 7, 7 से कम एसिडिक का पीएच वैल्यू होता है ना। मोर एसिडिक इज ए सॉल्यूशन, मोर एसिडिक इज ए सॉल्यूशन, लेसर विल बी पीएच वैल्यू। अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो पीएच उसका कम होगा, तो पीएच जो है वो हाइड्रोजन के आयन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो चलो न्यूट्रल सॉल्यूशन जो हमारा होता है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन उसका पीएच 7 होगा। पीएच क्या होगा उसका? 7 के बराबर होता है। एल्कलाइज जो रहता है, एल्कलाइन एल्केली जो रहता है उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा एल्कलाइन होगा सॉल्यूशन का उतना हायर पीएच होगा, उतना हायर क्या होगा? पीएच होगा। देखो ये मेरे पास में पीएच पेपर होता है। क्या होता है? पीएच पेपर होता है। देखो पीला रंग का जो है ना इसको कहते हैं पीएच पेपर। क्या बोलते हैं इसको? इसको पीएच पेपर कहते हैं। अब ये पीएच पेपर में क्या करते हैं ना, हम लोग एसिड को या बेस को हम लोग इसमें डालते हैं तो क्या होता है? इसका कलर जो है चेंज हो जाता है, और इसी कलर को हम लोग क्या कहते हैं? मिलाते हैं स्केल से। स्केल से क्या करते हैं? मिलाते हैं। अब स्केल से मिलाने के बाद, स्केल से मिलने के बाद कितना पीएच, स्केल अभी है नहीं मेरे पास यहाँ पर, शायद लगता है उधर रखा हुआ है, हमको लाना पड़ेगा उधर से। अच्छा समझ जाओ ना ऐसे। हाँ शायद है, मिल गया। नहीं मिला। समझ में आ गया ना सबको? रहे तो ऐसे समझ में आएगा, तुम लोग होशियार हो गया, समझदार है, तुम लोग समझ जाएगा। चलो ये क्या है ना, ये मेरे पास में पीला पेपर है। अब इसी पीले पेपर में अगर सबस्टांस का पता करना है, तो जैसे मान लो ये वाला, ये तो हमको तो पता है बेसिक नेचर का है। क्यों बेसिक नेचर का है? क्योंकि हम लोग फिनोप्थेलिन डाले थे, पिंक रंग का हो गया, मतलब बेसिक नेचर। अब देखो क्या है कि इसको हम इसमें डिसॉल्व करा, देखना कैसा कलर का हो जाएगा। कैसा हो गया? ब्लू रंग का हो गया ना। तो और बहुत ज्यादा ब्लू हुआ है, डार्क ब्लू हो रहा है, मतलब क्या हो गया? मतलब ये क्या है? ये बेसिक नेचर है। अब इसी को हम क्या करेंगे? स्केल से मैच करेंगे। देखो कहाँ कलर इसका मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? अच्छा 14 पे मिल रहा है, मतलब बेस हो गया। इसका पीएच वैल्यू 14 होगा। पीएच वैल्यू इसका क्या हो गया? 14 हो गया। अगर एसिड में हम लोग इसको डिसॉल्व कराएंगे, एसिड में डिसॉल्व कराएंगे तो इसका क्या होगा? रेड हो जाएगा। और रेड का भी वेराइटी होता है। रेड का भी क्या होता है? वेराइटी होता है। हम लोग बस रेड ना जानते हैं, थोड़ा सा हल्का रेड, फिर थोड़ा ज्यादा रेड, फिर थोड़ा ज्यादा रेड, फिर थोड़ा और ज्यादा रेड, फिर थोड़ा और ज्यादा रेड। इस चीज को जो है ना महिलाएं लोग अच्छे से समझ सकता है, गर्ल्स लोग इसको अच्छे से समझेगी। उसका क्या होता है? जो रेड में भी वेराइटीज ऑफ रेड, जैसे नेल पॉलिश का अलग अलग वेराइटी का रेड होता है, थोड़ा सा कम रेड, थोड़ा ज्यादा रेड, क्या क्या पता नहीं नाम क्या क्या उसका होता है। ठीक है ना? सबका क्या होता है? अलगे रेड चलता है हम लोग का, मतलब कोई भी कलर ले लो तो अलगे कलर चलेगा। पिंक तो अलगे पिंक लाइट पिंक, ये पिंक, फलाना पिंक, ढिमकाना पिंक, ढेर सारा पिंक होगा। ब्लू बोलेंगे तो ढेर सारा ब्लू होएगा। ब्लू का एक लंबा सा लिस्ट निकल जाएगा 4 हाथ का। ठीक है ना? तो अलग बात है, वो सब छोड़ो। तो क्या है, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा लाल में मिला है। अच्छा इसमें मिला है पीएच 3 है। अच्छा 0 में मिला है, पीएच इसका 0 हो गया। अच्छा 2 पे मिला है, पीएच इसका 2 हो गया। तो हम लोग यहां से पीएच का पता लगा सकते हैं। आया समझ में? इसी को कहते हैं क्या? पीएच स्केल या पीएच पेपर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देखो यहां देख सकते हैं, देखो इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। पीएच वैल्यू नापने का होता है। देखो इंक्रीज द पीएच, increase in pH, decrease the acidic strength and increase the basic strength, decrease in pH scale increases। ठीक है ना? ये तो समझ में आ गया ना, अंग्रेजी छोड़ो, ये सब समझ में आ गया तो लोगों। चलो बहुत अच्छा। देखो यहाँ स्केल है, देखो है ना, डार्क रेड मतलब क्या हो गया? एसिडिक हो गया। फिर क्या होगा? थोड़ा थोड़ा कमते जा रहा है, लाल का कमते जा रहा है, मतलब क्या होगा? पीएच भी हमारा कमते जा रहा है। इसमें जितना ज्यादा ब्लू होगा उतना ज्यादा क्या होगा? बेस होगा। देखो इसको मिलाते हैं हम लोग, अगर मिलाते हैं, देखो यहाँ से मिल रहा है ना, इससे मिला मतलब 14 है। कितना है? 14 है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग सबस्टांस का मेरा पीएच भी अलग अलग होता है। सभी सबस्टांस का पीएच भी क्या होता है? अलग अलग होता है। हम लोग जो सबस्टांस लेते हैं ना, उन सभी सबस्टांस का पीएच वैल्यू मेरा क्या होता है? अलग अलग होता है। अब देखो बात को समझो यहाँ पर अच्छे से।
अच्छे से इसको समझना। देखो क्या होता है कि HCl जो होता है, HCl उसका pH 0 होता है। HCl का pH क्या होता है? 0 होता है। हम लोग का जो सलाइवा होता है, हम लोग का जो सलाइवा होता है उसका pH कितना होता है? 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच होता है। अगर क्या होगा, अगर 6.5 रहा मतलब एसिडिक हो गया, अगर 7 चले गया तो न्यूट्रल हो गया, 7 से ज्यादा हो गया तो बेसिक हो गया। गैस्ट्रिक जूस, हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है उसका pH 1 से लेकर 3 के बीच लाया करता है। किसके किसके बीच लाया करता है? 1 से 3। प्योर वाटर का होता है। लेमन जूस का कितना होता है? 2.2 से 2.4 होता है। हम लोग ह्यूमन ब्लड, हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.3 से 7.4। 7.3 से 7.4 हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू जो है ना तो ज्यादा हो सकता है ना तो कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में कुछ कुछ ऐसा केमिकल, कुछ कुछ ऐसा सॉल्यूशन पाया जाता है जो सॉल्यूशन क्या करता है? पीएच को कंट्रोल करता है, ना तो ज्यादा होने देता है ना तो कम होने देता है, जिसको कहते हैं बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। विनेगर का 3 होता है, बेकिंग सोडा का 8.4 होता है, बियर का 4 से लेकर के 5 होता है। ठीक है ना। चलो उसके बाद हम लोग सी वाटर की बात करेंगे तो 8.5 हो जाएगा, टमेटो जूस की बात करेंगे तो 4.1 हो जाएगा, वॉशिंग सोडा की बात करेंगे तो 9 हो जाएगा, कॉफी की बात करेंगे तो 4.5 से लेकर 5.5 रहेगा, मतलब कॉफी एसिडिक होता है। अच्छा, बहुत सुंदर। लाइम वाटर का कितना होता है? 10.5 होता है। एसिड रेन का कितना होता है? 5.6 होता है। हाउस होल्ड अमोनिया कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। ठीक है ना, 12 होता है। मिल का कितना होता है? 6.5 होता है। NaOH का कितना होता है? 14 होता है। क्या होता है? 14। ये हमारा पीएच क्या हो गया? वैल्यू हो गया सबका, किसका किसका क्या होता है। इसके एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन इसका एमसीक्यू से पूछा जाता है, कभी कभी जनरल नॉलेज के लिए सब चीज हम लोग को याद रखना चाहिए। अब एक चीज तो लोग को दिखाते हैं, देखो ये क्या है? ये अपने पास में है ग्लास क्लीनर हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया। हम लोग इसका पीएच पता करेंगे, या पीएच पता करेंगे या इसका हम लोग पता लगाएंगे कैसा है। अगर ये लाल हुआ तो एसिडिक है, ब्लू हुआ तो क्या हो गया? बेस हो गया। देखो, अरे पूरा बेस हो गया। कैसा कलर का हो गया? ये बेस है। क्या है? बेस है, तभी तो इसका ब्लू हुआ ना। ये कैसा है? बेस था, तभी ना क्या हो गया? इसका ब्लू रंग का हो गया। कैसा रंग है? बेस होने की वजह से ब्लू रंग हुआ। बात समझ में आ गया ना। अब हम लोग पीएच वैल्यू से चेक कर लेंगे, पीएच वैल्यू से पता चल जाएगा इसका पीएच क्या है। समझ में आया ना। ये ग्लास क्लीनर है, ग्लास क्लीनर। चलो, कोई दिक्कत है? समझ में तो आ गया होगा सभी को, बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग अगला पार्ट जो है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे इसी का न्यूमेरिकल कुछ कुछ बनाएंगे हम लोग। पीएच लॉगरिदम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग, ऐसे ये तो देख ही लिए हैं हम लोग कुछ कुछ अपने डेली लाइफ में पीएच का कुछ कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कुछ कुछ कंपाउंड के बारे में, कुछ कुछ कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। लुईस थ्योरी, बेसिस थ्योरी क्या होता है। तो आज का क्लास इतने रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करके खत्म कर देंगे। मतलब ये लेक्चर हमारा 2 पार्ट में होगा, एक ये पार्ट हो गया, एक और पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म। मतलब 2 क्लास में हमारा पूरा एसिड बेस सॉल्ट हमारा खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, ये बहुत 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 छोटा सा टॉपिक है। 2 क्लास में हमारा मतलब एक ये और एक उसमें खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? कोई डाउट है? मजा आया पढ़ के? अब इसका टोटल जितना भी पार्ट है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और इसका हम लोग पीवाईक्यू वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर तुम लोग को हम लोग से जुड़ना है, ऐप में क्लास करना है, तो ऐप में जाकर के गूगल प्ले स्टोर में इंस्पायर क्लासेस MDP सर्च करना, ऐप आ जाएगा, है ना। और ऐप आ जाएगा, देखो ऐप कुछ ऐसा रहेगा, ऐप कुछ ऐसा ऐप रहेगा। देखो जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं तो लोग को, अगर तुम लोग को प्रैक्टिकली लाइव क्लास से जुड़ना है, लाइव क्लास भी चलता है, लाइव क्लास से अगर जुड़ना है तो ऐप में जाना और ऐप में इंस्पायर क्लासेस MDP सर्च करना और उसको कर लेना। और अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। 2000 में जो है 2100 रुपये में पूरा 10th का साल भर का बैच कंप्लीट है। ठीक है ना, साल भर का बैच हमारा कंप्लीट है, तो उसको सब्सक्राइब कर सकता है। और साथ ही साथ रिकॉर्डेड बैच भी है, उसको भी तुम लोग ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। ठीक है ना। चलो, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत